सुबह सुबह सुप्रभात। बताइए मानसी कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं? एब्सोल्युटली शरदन, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। नहीं, इस वक्त जो हम देख रहे हैं अभी चाइना विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे थे, एससीओ समिट, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। बिकॉज यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टैरिफ को लेकर जो तलवार थी उसका कड़ा जवाब इस वक्त हमारी तरफ से आता हुआ दिखा है। और काफ़ी सारे तल्ख बयान जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, अन्य देशों पर भी साधे थे, लेकिन उसका जवाब इस वक्त जो है भारत तो एटलीस्ट दे ही रहा है। विदेशी बाजार के संकेत आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। विदेशी बाजार से कोई बड़े मजबूत संकेत फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं, चाहे अमेरिकी बाजार हो या एशियाई बाजार हो। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हालांकि इम्प्लाइड एक्शन मूव्स जो हैं 40 अंकों की मजबूती इम्प्लाइड ओपन लेवल्स पे आप देख पाएंगे, और यहाँ पर 24,600 के पार के स्तर जरूर देखने को मिले हैं। लेकिन अमेरिकी बाजार में कमजोरी हमने देखी फ्राइडे सेशन में। डाउ में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। नैस्डैक में भी बिकवाली का दबाव था, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी वहां पर काफ़ी हद तक डाउन ट्रेंड्स दिखा रहे थे। और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन की अगर बात करें, कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ट्रिगर्स है जिस पर लगातार हमारी नजर है। जुलाई पीसी महंगाई दर अनुमान के मुताबिक 2.9% की बढ़त, और फरवरी के बाद यूएस में पीसी महंगाई दर जो है वो सबसे ऊपर स्तर पर आती हुई दिखी है। एशियाई बाजार कमजोर, निक्केई में लगातार दूसरे दिन कमजोरी, कोरिया के कॉस्पी में गिरावट हम देख रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर मैं बात करूं, सोने चांदी की चाल, ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले आपको बताया था कि आउट परफॉर्मेंस जो है बुलियन मार्केट में इन कंपैरिजन सोने चांदी को अगर आप देखेंगे तो चांदी में नजर आएगी। और देखिए चांदी किस तरह से मजबूती दिखा रही है। और सोने के लिए अगस्त 4 माह में सबसे अच्छा रहा है, दाम $3,500 के पार। विदेशी बाजार के संकेत में तो मजबूती है ही, लेकिन घरेलू बाजार में और भी ज़्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस। और चांदी की अगर लेवल्स की बात करें, घरेलू बाजार में काफ़ी अच्छी मूव्स और तेज़ी। थोड़ी देर पहले कमोडिटी एक्सपर्ट से बात भी हम कर रहे थे, उनका ये कहना था यहाँ से भी करीब 1000 अंकों की मजबूती एंटिसिपेट की जा रही है। सो क्लियरली प्रेशियस मेटल्स जो हैं, गोल्ड सिल्वर जो है शाइन कर रहे हैं, और शाइन जो है बरकरार रहेगी। कच्चे तेल में कमजोरी है, ब्रेंट करीब $67 के इर्द गिर्द ट्रेंड करता हुआ। और सोने चांदी के चाल के साथ साथ 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें 4% के लेवल्स पर, डॉलर इंडेक्स 97-98 के लेवल्स पर देखने को मिली है। लेकिन टैरिफ पर ट्रंप को कोर्ट से जो झटका मिला है, क्विकली उसको भी आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। और यूएस कोर्ट ने, इनफैक्ट फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया है। उनका ये कहना है कि ट्रंप की आर्थिक नीति और राष्ट्रपति के पावर पर सवाल उठाए गए हैं। सीधे तौर पर इतना बड़ा टैरिफ वो नहीं लगा सकते, एक लेवल, एक लिमिट होती है 15% तक की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे देशों पर उससे भी कई ज़्यादा टैरिफ, 50% तक के टैरिफ्स भी लगाए हैं, लागू किए हैं, जिस पर सवाल अब यूएस की कोर्ट की तरफ से भी आते हुए दिखे। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समय मिला है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन इस तमाम के सामने जो विरोध है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप विरोध करते नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि टैरिफ पर लिटरली हमारा जो ये फैसला है, हमारी सभी टैरिफ अब भी प्रभावी है। और आज बेहद पक्षपाती अपील कोर्ट ने गलत तरीके से कहा है कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, लेकिन उन्हें पता है कि अंत में अमेरिका ही जीतेगा। तो चलिए, विरोध का विरोध करते हुए ट्रंप, लेकिन एक बात सही है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रहे हैं वो इन इटसेल्फ उन्हीं के देश में, उन्हीं के देश के अधिकारी और अर्थतंत्र जो है उसका विरोध करते हुए, कोर्ट्स भी जो उसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। लेकिन पीटर नोवारो, ट्रेड सलाहकार जो व्हाइट हाउस के हैं, उनका ये कहना है कि टैरिफ अगर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है तो ये अमेरिका का अंत होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन की दलीलों को लेकर मैं काफ़ी आशावादी हूँ। ये पीटर नोवारो की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग टेक्स इस वक्त वहाँ से लगातार आते हुए दिख रहे हैं, और इसी के बीच काफ़ी अनसर्टन एनवायरनमेंट होता चला जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर बड़े अनाउंसमेंट्स किए, उन्हें लगा कि वो बड़ी तलवार एक तरह से पूरी दुनिया पर उठाएंगे, लेकिन वो मानो उन्हीं के सामने वापस से लौटती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल तो सिचुएशन जो है हो सकता है कि काबू में उनके लिए नहीं है। और नेगेटिव टेक्स आते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले उस पर उनका ही देश जो है सवाल या निशान उठा रहा है। लेकिन चलिए, ऑल इन ऑल विदेशी बाजार के संकेत जो है कमज़ोर कहे जाएंगे। यूएस के मार्केट्स आज बंद रहेंगे, तो कल हमारे पास क्यूज यूएस मार्केट से नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन मूव्स मजबूती का इशारा कर रहे हैं। उम्मीद यही करके चलते कि लास्ट वीक चैलेंजिंग था भारतीय बाजार के लिए, इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी मजबूती वापस से हम देख पाएँ।
लेकिन लास्ट वीक को ही समझते हुए एफआईएस रियाज के एक्शन को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और अब भारतीय बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर फोकस करते हैं। एफआईएस की बिकवाली जारी है, उसके सामने डीआईएस जो है खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। लास्ट सेशन के डेटा स्ट्रक्चर्स 29 अगस्त के डेटा स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं। 8,312 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। लगातार ट्रेंड अगर देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते का, तो एफआईएस ने सीधे तौर पर बिकवाली ही बिकवाली की है और उसके ठीक सामने डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े आप देख पाएंगे। अभिषेक, जिस तरह का ट्रेंड हमने लास्ट वीक देखा, एक तो ट्रंकेटेड वीक था, मार्केट पार्टिसिपेशन कम था, ढेर सारी खबरें भी थी और उसी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी एक मंथ खत्म हुआ और दूसरी एक्सपायरी नई सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को हमने की। सो एंटिसिपेटेड था कि वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन बिकवाली और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते चले गए हम और क्लोजिंग जब हुई बेंचमार्क से एक ब्रॉडर मार्केट सब कुछ कमजोरी दिखा रहे थे। स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए बाजार का ना स्ट्रक्चर कमज़ोर है और ये जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं ये निश्चित तौर पर आपको भरोसा देंगे, लेकिन हमारे अगर हम मैक्रोज की बात करें वो स्ट्रांग ही थे, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। ये तो है ना कि चलिए चेरी ऑन द टॉप ये वाली सिचुएशन है कि अच्छी हमारी ग्रोथ थी इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में, और ये और एक दमदार आंकड़ा आ गया। इसको लेकर तनाव तो था ही नहीं, टेंशन हमारी यही थी कि नहीं टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थी। एफआई जिला लगातार बेच रहे थे और बाजार जो है बेयर ग्रिप से निकल पा नहीं रहा था। अब पिछले महीने अगर आप देखें अगस्त को, अगर आप नेट देखें तो निफ्टी में करीब करीब आधे से लेकर 0.25% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें वहाँ गिरावट ज़्यादा है, 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है। तो तनाव ये है। अब दो तीन चीज़ें जो हैं जरा इसको ना हम थोड़े थोड़े करके फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए अमेरिका में ट्रंप को झटका लग तो गया है, लेकिन झटका लगने के साथ साथ अब ट्रंप है, ठीक है। ट्रंप अपने फैसले ले लें और उससे पीछे हट जाए, ये हमने देखा नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि ट्रंप के स्टांस में कोई नरमी आ जाए। तो ट्रंप अब क्या करेंगे, सवाल ये है। ट्रंप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, देखते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी मान लीजिए अगर ट्रंप को झटका लगता है, ट्रंप हो सकता कोई और रास्ता निकालेंगे। तो ये ओवरहैंग की ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ट्रंप शांत हो जाएंगी, इस बात को लेकर आसार थोड़े से कम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि अब एसयू समिट हो रहा है और इस पर ट्रंप की भी नज़र होगी। ट्रंप नहीं चाहते कि ये ब्रिक्स वाले जो देश हैं वो किसी एक मंच पर आके कुछ आपसी हित की बात करें और डॉलर को चुनौती देने का काम करें। पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, एक्सपोर्ट को लेकर जो हिट आ रहा है अमेरिका में उससे कैसे उभरा जाए, इकोनॉमी को कैसे कुशन दिया जाए। हमने देखा कि जापान गए, जापान में उन्होंने वहाँ के पीएम से मुलाकात की। अब ये बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स थे चीन के साथ और भी तमाम मसले थे, उसको हल करने की दिशा में कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन कोशिशों से क्या भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा चीन में? मतलब ये एक बड़ा सवाल है। चीन खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, चीन खुद एक एक्सपोर्टिंग नेशन है और चीन के साथ हो सकता है कि हमारा डेफिसिट और बढ़ जाए। तो इस मोर्चे पर, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर मुझे नहीं लगता कि नहीं कोई बहुत बड़ा बाजार चाइना में भारत के लिए खुलेगा। हाँ, एक मंच पर ये सारे के सारे देश आते हैं तो हो सकता है किसी और देश में थोड़ी कुशन, थोड़ी राहत मिल जाए और ट्रंप को काउंटर करने का एक मौका मिल जाए वैश्विक मंच पर। लेकिन ये टैरिफ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर जो अनिश्चितताएं मुझे लगता है कि बाजार को थोड़ी अभी और परेशान करेंगी। और एक जो दिक्कत बाजार के लिए और है वो ये कि आप देखिए एफआईज लगातार बेच रहे मानसी। एफआईज की बिकवाली पर किसी तरह की ब्रेक लग नहीं रही है। शुक्रवार को कैश में 8,300 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली की एफआईज ने। अगर हम अगस्त के महीने में देखेंगे तो पिछले महीने यानी कि जुलाई में 47,000 करोड़ की सेलिंग थी। अगस्त में भी कमोबेश 46,902 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है एफआईज ने। तो एफआईज की बिकवाली पर कोई ब्रेक नहीं लग रही है और इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है 8.5% के आसपास। हम एक लंबा अरसा बीत गया कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कोई शॉर्ट कवरिंग आए, एफआईज अपनी पोजीशन को ट्रिम करें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए चीन के आज ना फैक्ट्री एक्टिविटी के आंकड़े आए हैं और ये आए हैं अनुमान से ज्यादा। 5 महीने का सबसे फास्टेस्ट रफ्तार से, सबसे तेज रफ्तार से ये बढ़ी है। और अगर आप चीन के बाजार को देखेंगे तो हाल फिलहाल बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है।
तो एफआईज के लिए ट्रिगर बन जाता है। एफआईज को मान लीजिए अगर पैसे अपने डिप्लॉय करने हैं, एक तो तनाव यह है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ी एलिवेटेड है। वो बॉन्ड यील्ड हो सकता है कि इस बार जो फेड की बैठक हो और फेड की बैठक में 0.25% दरें घटाने का अगर फैसला हो जाता है, जिसकी की उम्मीद है, मतलब मान के चल रहे हैं कि वो होने वाला है और बाजार उसको कहने की प्राइस इन कर रहा होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आएंगे, बॉन्ड से पैसा निकलेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा। लेकिन अगेन सवाल यह है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फिर एफआईज के लिए बढ़िया विकल्प क्या होगा? क्या वो बाजार भारत होगा? देखिए जीडीपी के आंकड़े नो डाउट बहुत अच्छा है, इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। और हमने यहां पर देखा है कि रेगुलेटरी सपोर्ट भी रहा है, सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कंजम्पशन को बूस्ट करने की। एक अच्छी चीज और होनी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है 3 और 4 तारीख को, जिसमें कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि अब ये 2 दरें तो हो ही जाएंगी, तमाम चीजों पर जीएसटी कम आएगी, तो उसके बाद कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट मिलेगा, ये आगे होगा। लेकिन चीन एक बड़ा विकल्प होगा एफआईज के लिए। तो ये अभी आगे देखने वाली चीज होगी कि स्टांस क्या होता है एफआईज का, और क्या एफआईज का पैसा भारतीय बाजार में आएगा या नहीं आएगा, अगर आता भी है तो कितना आता है, क्वांटम क्या होता है, ये तमाम चीजें हैं। और ये अनिश्चितता बाजार को मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ी सी ना, ये जीडीपी के आंकड़े देखिए बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और उसके चलते आप देखिए आज मुझे लगता है कि सीमेंट वाले स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स, इंफ्रा वाले स्टॉक्स ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें क्लियरली दिखाया कि इन 2-3 सेक्टर्स में काफी ज्यादा आउटपुट में इंक्रीज है। तो ये सारे के सारे सिनेरियो बिल्ड हो रहे हैं। और आज की चाल एक बार देखते हैं बाजार की, क्योंकि तमाम, अगर हम आप सही कह रहे थे कि तमाम जो क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल्स हैं बाजार ने उसको तोड़ा है। निफ्टी 100 ईएमए के नीचे है, निफ्टी बैंक की बात करें वो भी 100 ईएमए के नीचे है, और लगातार हम गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। तो आज हो सकता है कि बाजार एक संकेत दे दे कि बाजार का इंटेंट क्या है। और दूसरी चीज क्या होगी कि 3-4 तारीख की जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद बाजार थोड़ा सा निर्णायक भूमिका में आएगा कि आगे की चाल क्या होगी। अदरवाइज ये टैरिफ वाली जो तनाव है ना, ये बाजार को मानसी मुझे लगता है कि अभी परेशान ये भी करने वाला है। थोड़ा एक्सपोर्ट पे जो हिट आएगा उससे इतनी जल्दी हम नहीं उभरेंगे। सबसे बड़ा आपका ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका ही था, तो आप अमेरिका को नजरअंदाज करके बाकी बाजार खोजने में थोड़ा समय तो लगेगा, और वो समय फिर बाजार भी लगेगा खुद को एडजस्ट करने में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बट ये है कि आज ये गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है 30-35 अंक ऊपर खुलने के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई उत्साह दिखा रहा हो। तो आज एक वैसा ही सेशन हम देखेंगे, और वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कम से कम मुझे लगता है इंडेक्स को लेकर होना चाहिए कम से कम अगले 3 से 4 दिन तक। वेट एंड वॉच पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। बहुत अच्छा डेटा जो है डायरेक्टर साहब ने फायर किया है कि 50% टैरिफ है, लेकिन जो एक्चुअल इफेक्टिव है नोमुरा का रिपोर्ट कहती है वो है 33.6%। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, और जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ में डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन अभिषेक, निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ऑफकोर्स देखे तो नेट जो है जो गिरावट देखने तो ज़रूर मिल रही थी, और कुछ खास सपोर्ट प्राइवेट बैंक से नहीं आया। रिलायंस में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी भारी गिरावट आई, आईटी में भी जो है सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। निफ्टी एज एन इंडेक्स यहाँ पे लगता है कि एक और कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। शरद, यहां से तेजी की उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, और अगर तेजी होती भी है तो इस तेजी को राइड करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि देखिए आप 3 दिन की गिरावट में निफ्टी करीब 550 अंक टूट चुका है। और ये अभी क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये जो बाजार है ये अभी सेल ऑन राइज का बाजार है। कब तक सेल ऑन राइज का रहेगा? मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी फिर से 25,000 या फिर जो प्रीवियस जो रीसेंट जो हाई से 25,153 के उसको नहीं पार कर लेता है, तब तक आपको उछाल में बिकवाली की ही रणनीति बाजार में अपना के चलनी चाहिए। क्योंकि ये फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप थोड़े से ना भनभनाए होंगे। अभी वो क्या करते हैं, अब देखिए ये 50% का टैरिफ, 33% का इफेक्टिव टैरिफ भारत पर जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है, ये ज्यादा तो है। हम तो मान के चल रहे थे कि 10 से 15% के बीच का कुछ टैरिफ होगा। एक चीज और है शरद, जो पिछले दिनों जो कोशिशें हो रही थी ट्रंप की तरफ से युद्ध रुकवाने की रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको थोड़ा झटका लगा है। हाल फिलहाल अभी खबरें आई हैं रॉयटर्स के हवाले से कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 12 ड्रोन्स को मार गिराए हैं। एक चीज और आई है कि यूक्रेन के कुछ पोर्ट थे जिसका मिलिट्री इस्तेमाल कर रही थी अपने लिए, उसको रूस ने टारगेट किया है।
जेलेंस्की का बयान आए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा है कि हम रूस के अंदर जाकर कुछ अटैक्स करेंगे। तो ये मामला फिर से थोड़ा सा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्रूड की सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स पैदा करेगा, और अगर क्रूड स्पाइकअप होता है तो आपके लिए थोड़ी चिंता की बात होगी। तो एक चिंता ये है, रुपया हम देख रहे हैं कि लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, ऑल टाइम लो पर है। तो ये इन चीजों का ना सुधारना जरूरी है। हमारे मैक्रोज अच्छे थे, मतलब पहले भी कोई दिक्कत की नहीं थी, हमारे टैक्स कलेक्शन अच्छे थे, हमारे महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर थी, हमारे यहाँ आरबीआई की तरफ से लगातार 3 पॉलिसी में 1% का रेट कट दिया गया, सरकार ने टैक्स को लेकर लोगों को राहत दी। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन बाजार उसको नजरअंदाज कर रहा था। तो एक डेटा आने के बाद मुझे लगता नहीं कि इससे बहुत माहौल सुधर जाएगा। जीएसटी के ट्रिगर को भी सोचिए, बाजार ने कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। हमने तेजी इसी लेवल से देखी थी, 24,600 के लेवल से हमने 25,150 के स्तर देखे, लेकिन वो सारी चीजें फिर ये न्यूट्रल हो गई टैरिफ के तनाव के चलते। और ये टैरिफ को लेकर डर नहीं है, डर ये है कि अनिश्चितता कब तक रहेगी ग्लोबल बाजारों में, ये सप्लाई चेन को लेकर कब तक हम दर देखेंगे, एक्सपोर्ट पर हम कब तक प्रभाव देखेंगे, क्योंकि चीन प्रभावित है, जापान प्रभावित है, भारत प्रभावित है, तमाम देश हैं। और ब्रिक्स को लेकर ट्रंप की जो तलखी है वो सामने वो दिख रही है। तो थोड़ा हो सकता है कि लोअर लेवल पर एक्टिव हो, थोड़ी तेजी आए, लेकिन 25,000 का लेवल आने के बाद ही बाजार में अपने जो मनोदशा है ना उसको सुधारना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये बुलिश होंगे। फिलहाल के लिए 53,500 निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें 24,400 24,300 ये एक अहम सपोर्ट रेंज है। 24,600 मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। शॉर्ट करने की सलाह शरद अभी भी नहीं है, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा अनिश्चितता है, ट्रैप होने का डर है, कोई एक तरफ का मूव आ नहीं रहा है। बाजार भले ही गिर रहा है, लेकिन वो कब रिवर्स हो जाए आपको पता नहीं है। ये जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो वोलेटिलिटी होती है, तो उसमें शॉर्ट करके थोड़ा फंसने का डर होता है। तो ये आप ध्यान रख के चलिए। लोअर लेवल से अगर कोई उछाल आता है तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का बाजार होगा। आगे हम एक्सपर्ट से और समझेंगे, और ये इस महीने कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वगैरह के मौके बन रहे हैं नहीं बन रहे। अदरवाइज आपको पॉजिटिव या बुलिश तब होना है जब आप निफ्टी को 25,000 के ऊपर निकलते हुए देखें, क्योंकि जो देखिए तमाम बड़े जो शेयर्स हैं ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस भी टूट गया है। एजीएम में अच्छे ऐलान हुए हालांकि जियो के लिस्टिंग वगैरह को लेकर, लेकिन रिलायंस ने भी फिर सपोर्ट दिया नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं कि बाजार में आज क्या होता है। सेल ऑन राइज का ही बाजार दिख रहा है मुझे तो। एब्सोल्युटली अनिश्चितताएं हैं, और ये अनिश्चितताएं क्या और हावी होंगी या नहीं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। सेल ऑन राइज के एंटिसिपेशन स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट से और ज़्यादा समझेंगे, लेकिन पॉजिटिव 25,000 के ऊपर निफ्टी अगर आए तब इसे मानकर चलना है। तो फिर अभिषेक, बैंक निफ्टी को पॉजिटिव कब मानकर चलना है? क्योंकि लगातार 3 सेशन से बेंचमार्क्स में गिरावट है, लेकिन मुकाबला अगर करें और कंपैरिजन करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी दिखा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें, ठीक निफ्टी की ही तरह इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी भी 53,655 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट वहां पर हमने देखी थी। एब्सोल्यूट कह सकते हैं कमजोरी के स्तर हैं, और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को वहां पर भी हम देख रहे हैं टूटते हुए। मान से देखिए जो बड़ा विलेन है तो निफ्टी बैंक ही है वो तो, क्योंकि हमने 56,000 के ऊपर के स्तर देखे और अब हम 54,000 के नीचे के स्तर देख रहे हैं। तो 2200-2300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से, करीब 2200-2300 क्या लगभग करीब 2,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में आ गई है। और एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट टूट रहे हैं, जो बड़े शेयर हैं वो सपोर्ट दे नहीं रहे हैं। तो जो मेन जो टेंशन है वो निफ्टी बैंक को लेकर है, और हम बार बार उम्मीद करके चल रहे हैं कि क्या त्योहारी सीजन में निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिलना नहीं चाहिए, बाजार को मिलना तो चाहिए, लेकिन वो होते हुए हम देख नहीं रहे हैं। प्राइवेट बैंक चले थे तो अब वो कंसोलिडेशन वाले फेज में चले गए हैं या फिर गिरावट दिखा रहे हैं। सरकारी बैंकों का जोश भी खत्म होता नजर आ रहा है। एसबीआई की बात करें वो भी घूम फिर के 800 रुपए के आसपास आ जाता है। तो थोड़ा सा नटखट बच्चा है निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 शेयरों का ही है, और शुक्रवार को मैंने देखा कि 12 में से 10 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब 53,500 के सपोर्ट को हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक बचा पाता है नहीं बचा पाता है। रेजिस्टेंस का स्तर 54,000 होगा, और 55,000 कम से कम जब आ जाए निफ्टी बैंक में तो भी फिर माहौल पॉजिटिव होगा। 3-4 दिन जब तक बाइंग लगातार निफ्टी बैंक में नहीं आती है मानसी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बैंक को हाथ लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर यहां पर काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है,
और निफ्टी पर जो प्रेशर बन रहा है उसके पीछे बड़ा हाथ वो निफ्टी बैंक का ही है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की ही आपको रणनीति अपना के चलनी चाहिए। अब यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा, हालांकि लगातार गिरावट के ट्रेंड में है, लेकिन ये कब रिवर्स हो पता नहीं। आगे जीएसटी वाला फैसला खड़ा है या और ये सामने नवरात्र फिर दिवाली ये सब त्यौहार भी आएंगे, तो थोड़ा निफ्टी बैंक को, फाइनेंशियल्स को, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज को सपोर्ट करने का काम तो करेंगे। देखते हैं ये कब होता है, क्योंकि ये गिरावट थम नहीं रही है, दिक्कत की बात ये है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं फटाफट। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश भोसले हैं, सौमिल मेहता हैं। राजेश जी, सौमिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सौमिल भाई, एक बार जरा आप इंडेक्स पर व्यू दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को और आज के सत्र के लिए आपकी तरफ से रणनीति क्या होगी? Good morning to everyone. मार्केट में डेफिनेटली इन द वेरी शॉर्ट टर्म बहुत गिरावट है, सेलिंग प्रेशर भी है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम चल रहे हैं और 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मेरा पहला टारगेट है फॉर द डाउनसाइड इन द वेरी शॉर्ट टर्म, वो अराउंड 24,267 पर इस समय है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट इन द वेरी शॉर्ट टर्म। दूसरा और एक जो सपोर्ट है जो हमने प्रीवियसली जो स्विंग था 24,340, ये 24,340 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट एज वेल। तो यहाँ पर अगर आप देखें 24,340 और 24,260, ये बहुत ही क्रूशियल जोन हो जाएगा अब सपोर्ट जोन। मैं समझता हूँ कि अभी भी जो वीक स्टॉक्स है, जो भी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं स्टॉक्स या 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, जो वीकली ऑलरेडी लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं, जैसे रेलवे स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स है, ये वीक रहेंगे और छोटा मोटा बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। आज मैं समझता हूँ कि एक बाउंस आ सकता है टिल 24,650 और 24,720, ये ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन डेफिनेटली जैसे आप भी पहले कह रहे थे, इट इज गोइंग टू बी अ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। 150-200 पॉइंट का शायद बाउंस आ जाए, लेकिन ओवरऑल वीकनेस है और यहाँ पर 24,200 तक जाने की पूरी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड 24,200 तक जा सकता है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ने तो बहुत पहले नीचे में वीकनेस दिखाई है, नीचे की तरफ भी आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने। सो मुझे लगता है कि अब जो पहले टारगेट्स थे वो तो आ चुके हैं बैंक निफ्टी के, बिकॉज इट वाज वेरी शार्प सेल ऑफ इन द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस। और जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थे 53,572, ये ही इसके आसपास ही फ्राइडे के दिन पे थोड़े से लोज बने हैं। सो ये पहला टारगेट तो बैंक निफ्टी का आ गया। अब दूसरा जो टारगेट है वो 52,650 के आसपास है और मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा, लेकिन सेलिंग डेफिनेटली है, सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है। सो यहाँ से अभी भी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस हम सोच रहे हैं वो है 54,250, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई है और गैप का एरिया भी है वहां पर, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 54,680 है। मुझे लगता है कि इसमें भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बिकॉज द हेवी वेट्स आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक अभी जस्ट फ्रेश सेल साइड पर आए हैं और कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटे, तो मुझे लगता है कि वहां पे फ्रेश 2-3% की गिरावट अभी भी बाकी है। आज बाउंस आएगा, लेकिन वो बाउंस में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी सोमिल की तरफ से आ रही है, आप राजेश, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? देखिए शरद जी, ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स काफी वीक है, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड है और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पे व्यू बुलिश रखेंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है एंड एक अच्छे प्रोमिनेंट नेम्स है। तो यहाँ पे लार्सन काफी अच्छा लग रहा है। देखिए 2 वीक पहले जब मार्केट में एक काफी अच्छी रैली आई थी जीएसटी अपडेट के चलते हुए, तब काफी सारे स्टॉक्स में बुलिश गैप रह गया था एंड उस गैप को मार्केट में तो फिल किया है, बट कुछ स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो लार्सन अगर आप देखें तो उस गैप को होल्ड कर रहा है जो 200 डीएमए के आसपास कोइंसाइड कर रहा है एंड लार्सन अगर आप देखें तो एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो लार्सन में बुलिश व्यू रहेगा फॉर द
डे यहाँ पे लार्सन बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली यहाँ से लार्सन जो है 3780 तक जा सकता है। नीचे में 3510 का टारगेट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा जो बाय कॉल है वो है वोल्टास पे। सिमिलर टू लार्सन, वोल्टास में भी एक बुलिश गैप रह गया था एंड इस गैप को अभी भी जो वोल्टास है होल्ड कर रहा है। इसे तासुकी गैप कह सकते हैं। अलोंग विद दैट की एवरेजेस को भी होल्ड कर रहा है, तो वोल्टास को भी बाय करके चल सकते हैं। 1334 का स्टॉप लॉस रखना है एंड यहाँ से 1450 के जो है नियर टर्म लक्ष्य रहेंगे। कॉल सुबह सुबह खरीदारी के इस वक्त हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राजेश जी ने लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी और साथ ही वोल्टास पर अपनी स्ट्रैटेजी सजाई हैं। 1450 के टारगेट्स वोल्टास में नजर आ सकते हैं। लास्ट सेशन में करीब 1% की तेजी थी। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर और एलएनटी पर भी उनकी स्ट्रैटेजी जो है आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। खरीदारी के मौके ढूंढे 3780 के लेवल्स यहाँ से आगे नजर आ सकते हैं। 1% तक की तेजी लास्ट सेशन में हमने देखी थी, यहाँ से तेजी और बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारी फंडामेंटल पैनल पर भी एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। गौरांग शाह हैं हमारे साथ। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां हमने राजेश के समझे हैं, सोमल से भी एक बार उनके ट्रेडिंग पिक्स जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सोमल, बताएं आज के लिए आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? मेरा पहला ट्रेडिंग पिक होगा कैम्स, और कैम्स में डेफिनेटली लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। फ्राइडे के दिन पे एक बाउंस आया था। अब ये बाउंस मुझे लगता है कि ऊपर में 780 तक जा सकता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे और ऊपर में 3790 से 3780 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वहां पर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। वीक स्टॉक है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय है। लोअर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली एक बाउंस है, लेकिन वो बाउंस में सेल करके चलें। ऊपर में 3880 के आसपास का स्टॉप लॉस, और नीचे में मुझे लगता है टारगेट 3450 तक जा सकता है स्टॉक। दूसरा मेरा स्टॉक होगा डीएलएफ। डीएलएफ ने वेरी सिमिलर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और नीचे की तरफ तोड़ा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया है। आज एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। बाउंस आ सकता है अराउंड 750 के आसपास, और वहां पर आप एक सेल करके चलें। ऊपर में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 765 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, और वहां से वो स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 720 710 के आसपास। दो कॉल्स, खरीदारी, बिकवाली, ये सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से डाउन साइड मूव्स कैंप्स में नजर आ रहे हैं। सेल स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स डाउन साइड 3450 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। एक्सचेंज आंसरी में बिकवाली का दबाव इन दिनों हम देख भी रहे हैं और यहाँ से और ज़्यादा डाउन ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। और डीएलएफ में भी करीब 1.5% की गिरावट थी। 739 के लेवल्स देखे थे, 710 तक ये लुढ़क सकता है। सो चार ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार खुलने से ठीक पहले आपके सामने इस वक्त है। लगातार हमारे एक्सपर्ट से टेक्निकल नजरिया भी हम जानेंगे, लेकिन फंडामेंटल टेक इस वक्त बाजार में बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। गौरांग शाह अपनी फंडामेंटल एनालिसिस लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग से सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना समय इस वक्त हमें देने के लिए। और सर, क्या डिस्कस करें क्या डिस्कस ना करें? इस वक्त हम स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल्स पर, मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक राय आपसे जाने उससे पहले ग्लोबल फ्रंट पर आपकी टिप्पणी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी मुझे लगता है। और वहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने देश और दुनिया पर वार करने की कोशिश की ज़रूर, लेकिन उनका वार अब उन्हीं के लिए पलटवार साबित हो रहा है अगर देखें तो। वैसे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भव्य स्वागत हुआ है, बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं, और इस बीच टैरिफ को इम्प्लीकेशंस जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं उसको लेकर उन्हीं के देश की अदालत जो है उन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार को, और ये भी नहीं भूल सकते कि ताज़ा जो जीडीपी के डेटा पॉइंट्स आए हैं भारतीय बाजार में, जून तिमाही की जीडीपी ने अपना दम दिखाया है। सो सारी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हमारे हक में है। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी के हालात ठीक नज़र आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चली है, पॉजिटिव है सब कुछ। लेकिन हाँ, भारतीय बाजार की अगर बात करें दशा दिशा ट्रेडिंग वाइज तो हम कमजोरी देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म आप बताइए। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। कभी कभी मेरा मन करता है कि हमारे देश भारत में से एक आईना जो है बड़े साइज का, वो मैं अमेरिका भेजूं राष्ट्रपति ट्रम्प को, ताकि वो उनको आईना देख करके कुछ एहसास। हिंदी में एक कहावत है, कुल्हाड़ी पैर पर मारना, उसको आप मूर्खता कह सकते हैं, लेकिन पैर जाके कुल्हाड़ी पर मारना, इसको आप क्या ही कहेंगे। तो यही हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प अब खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यूरोप के लीडर्स को जा करके प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भारत पे जाके बैन प्रतिबंध लगाइए वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये मानता हूं, देखिए, ये उल्टा पलटवार होना ही था, क्योंकि जिस बुद्धिमत्ता का उन्होंने प्रयोग किया है और जिस लोगों को उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञ लेकर के जो बातें की हैं और जिन लोगों को रखा हुआ है, वो जिस प्रकार की बातें करते हैं, मेरे ख्याल से एक उभरी हुई अर्थव्यवस्था से आप इस प्रकार का व्यवहार जो है उसका उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये दुखद भरी परिस्थिति है, जिस प्रकार से वो टिप्पणियां करते हैं और जिस प्रकार से वो बातें करते हैं। खैर, उनको जो करना है वो करेंगे, हमें जो करना है हमें करना पड़ेगा। और हम हमारे आत्मनिर्भरता पर बहुत ही सक्षम और मजबूत तरीके से खड़े हैं। और मुझे लग रहा है कि हर एक प्रयास सरकार के तरफ से नीतियां बदलने को, नई नीतियां, नया ढांचा, जीएसटी की बातें हो रही है। 3 और 4 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी और जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। आने वाले कुछ हफ्तों में हमें उस पर भी स्पष्टीकरण मिलेगा। इसके अलावा प्रयास हो रहा है भारत के तरफ से कि अमेरिका को छोड़ करके चीन के साथ जिस तरीके से संबंध सुधारने का प्रयास किया है, जापान में जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा रही है, बाकी अन्य देशों के साथ हम पहुंच रहे ताकि नकारात्मक परिस्थिति जो अमेरिका को टैरिफ को लेकर के खड़ी हो वो कम हो वगैरह वगैरह। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, बाजार दायरे बंद है और अब ये टैरिफ को लेकर के मेरे ख्याल से अब ज्यादा, मैं तो यही कहूंगा कि अनिवार्य होता है ना कभी कभी मानसी के बाजार में जो आवाज का नॉइज पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए आपको। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ट्रिगर के रूप में अब जीएसटी और क्या नीतियां होती है वो होगी। और उसके पश्चात मेरे ख्याल से हम दूसरी तिमाही के नतीजों की भी बात करेंगे इस सितंबर महीने के अंत के पश्चात, पहले हफ्ते अक्टूबर में शायद थोड़ा बहुत रुझान बेहतर आए। लेकिन कंपनी के आधार पर और खबरों के आधार पर काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है। और वो जो मरी हुई अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे बुद्धिमानी जी राष्ट्रपति ट्रंप, तो मेरे ख्याल से वो आईना दिखाने की जरूरत है। जो आंकड़े हमने अभी अभी लिखे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अनुमान से बहुत ही बेहतरीन विकास दर के आंकड़े आए। और एक भारत ही ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर विकास दर तो अपने आप में कायम है, ब्याज दरें कम हो रही है, महंगाई दर भी कम हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए मानसी, किसी गोरे की टिप्पणी को ऊपर ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। सही कहा आपने गौरंग सर। और हाँ, बिल्कुल वार पलटवार का सिलसिला तो जारी था, लेकिन एक तरह से अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप की जगहसाई हो रही है, क्योंकि एक बड़े देश, डेवलप्ड नेशन की इकॉनमी के राजनेता होने के नाते जो डिसीजंस वो ले रहे हैं बिल्कुल इरेशनल डिसीजंस, और उस पर अब जो है एक तरह से, जैसे गौरांग सर भी बता रहे हैं, एक आईने के तौर पर ही उन्हें जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स गौरांग सर से और भी मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच खबरों वाले शेयर्स भी, जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं सारी आपके सामने रख देते हैं। बाजार खुलने से पहले कौन से सेक्टर्स, थीम्स और न्यूज़ फ्लोज पर आपका फोकस होना चाहिए, शरद बताएं। ये बिल्कुल मानसी, रियलिटी स्टॉक्स पे नज़र होनी चाहिए, खासकर कि साउथ बेस्ड के लिए बहुत एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट वाली स्टोरी आई है शोभा ब्रिगेड प्रेस्टीज के लिए, जहाँ पे कर्नाटक सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डबल कर दिया, 1% से बढ़ा के 2% कर दिया है। और देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस है कि जो कंज्यूमर का इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा देखने मिल रही है। इसके अलावा OMCs जो है लार्जली न्यूट्रल रहेंगे। जो कमर्शियल 19 kg का सिलेंडर होता है, यहाँ पे प्राइस गिरावट देखने मिली है, ऑलमोस्ट 51 रुपीज़ 50 पैसे का। दिल्ली से ये प्राइसेस लगभग 1580 रुपये हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई चेंज प्राइसेस 14 kg वाले डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए नहीं रहने वाला है। इंडसइंड बैंक शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया राजीव आनंद को एज एन MD और CEO अगले 3 साल के लिए। हालांकि उन्होंने रिजेक्ट भी किया है प्रमोटर्स की जो रिक्वेस्ट आई थी कि 2 बोर्ड नॉमिनीज वो प्रमोटर साइड से नॉमिनेट करेंगे बोर्ड में, तो शेयर होल्डर्स ने उसको खारिज कर दिया है।
वही औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यूएस एफडीए की जो है आप कह सकते हैं अप्रूवल में से फॉर्म 483 के जो इंस्पेक्शन थी वहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस देखने मिले। स्टॉक के लिए थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव है। अदानी पावर को मध्य प्रदेश से 800 मेगावाट सप्लाई का एक बड़ा ऑर्डर आया है और याद रखिए आर्बिट्रेशन अवार्ड भी जीते हैं। BHEL DRDO के साथ इंपॉर्टेंट करार किया है मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। टॉरेंट पावर लगभग 22,000 करोड़ निवेश करेंगे मध्य प्रदेश में, तो इस स्टॉक पे भी नज़र रखिएगा। NCC की बात करें तो लगभग 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर स्टेट एजेंसी से देखने मिला है अगस्त के महीने में। और RBL बैंक फंड रेज हुआ है, 3,500 करोड़ रहेगा QIP के जरिए, 3,000 करोड़ रहेगा डेट के जरिए, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और आखिर में याद रखिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 1,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है महाराष्ट्र में। तो ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज पे जो आज हमारी नज़र रहेगी, लेकिन आशीषा के पास भी बहुत सारे स्टॉक्स है और खासकर कि ब्रोकिंग हाउसेज के जो है इंपॉर्टेंट टिप्पणी आई हैं, कुछ इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स आए हैं, कुछ कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स आए थे फ्राइडे को, उसको लेके भी रिपोर्ट्स आए। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद। और सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को बड़ी AGM थी और उसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मोस्टली सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। मोतीलाल ओसवाल उन्होंने 1700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। याद रखें बड़े अनाउंसमेंट्स आए थे AGM जियो के लिस्टिंग को लेकर, उसके बाद रिटेल 20% का CAGR रिपोर्ट कर पाएगा अगले 3 से 5 साल में। तो कई सारे बड़े अनाउंसमेंट्स जिसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि O2C सेगमेंट में रिकवरी नज़र आ सकती है। एंटीक ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1640 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एंटीक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रखा है। उनका मानना है कि करीब 14% का EBITDA CAGR और 12% का PAT CAGR कंपनी FY 25 से 28 के पीरियड में रिपोर्ट कर पाएगी और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि वैल्यू अनलॉकिंग रिलायंस जियो के IPO के दम पर नजर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा GDP का डेटा काफ़ी अच्छा था। 7.8% का GDP ग्रोथ सालाना आधार पर इंडिया ने रिपोर्ट किया। कैपेक्स हायर साइड पे था और इसी के चलते SBI रिसर्च की रिपोर्ट आई है। पहली तिमाही का GDP ग्रोथ काफ़ी मजबूत था और वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5% का GDP ग्रोथ का उन्होंने अनुमान रखा है और ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी ज़रूरी है। तो कई सारी अच्छी कमेंट्री GDP रिपोर्ट के बाद निकल कर आई है। इसके अलावा HDFC AMC के मैनेजमेंट के साथ एंटीक ने चर्चा की और इसी मैनेजमेंट मीट के दम पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 6,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि SIP के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट का कल्चर है इंडिया में वो बढ़ने ही वाला है, जिसके चलते इक्विटी इन्फ्लोज पर उनका नज़रिया काफ़ी बुलिश है। पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन रहा। फाइनेंशियल्स पर देखें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और उनका मानना है कि फंड फ्लोज बढ़ते हुए नजर आएंगे। 6,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने HDFC AMC पर दिया है। लास्ट में डिलीवरी पर एक रिपोर्ट है इनक्रेड की। यहाँ पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने रेड्यूस की रेटिंग रखी है और 300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और उनका मानना है कि कंपनी जो हेडविंड्स फेस कर रही है वो शायद अगले कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। तो रेड्यूस की रेटिंग बरकरार, 6,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य 600 और आधा 300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। स्टॉक अभी 470 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट डिलीवरी पर भी इसके दम पर आज एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो ये सारे की सारी रिपोर्ट्स जिन स्टॉक्स को लेकर हैं उस पर आज हमारी नज़र रहेगी भी। लेकिन एक काम करते हैं, रिलायंस से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि रिलायंस का शेयर 2% से ज़्यादा टूटा AGM के बाद और लगभग 4 से 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। 1350 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट तो अच्छी है। 1700 के टारगेट है मोतीलाल ओसवाल की, 1640 के टारगेट है एंटीक के। लेकिन सौमिल जी, रिलायंस, क्या आप सलाह देंगे रिलायंस को लेकर? क्योंकि जियो की लिस्टिंग को लेकर अच्छे बयान आए, लेकिन जब ये कहा गया कि नहीं जियो को ग्लोबल करेंगे, विदेशों में कारोबार फैलाएंगे, तो बाजार ने उसको थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति में लिया। आप बताइए, क्या सलाह होगी रिलायंस को लेकर? बाय ऑन डिप्स करें? ओवरऑल अगर आप देखें तो रिलायंस में मीडियम टर्म आउटलुक में मैं पॉजिटिव हूँ। इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट
आप कह लीजिए या करेक्शन कह लीजिए, ये डेफिनेटली आ सकता है। मीडियम टर्म आउटलुक में आई एम वेरी बुलिश। इनफैक्ट बहुत सारे लार्ज कैप्स है, जैसे एलएनटी है, इनफैक्ट इवन ब्रिटानिया, एफएमसीजी साइड पे, ये सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर रिलायंस की आप बात करें तो जो पूरी रैली हमने देखी सिंस अप्रैल मार्च से, फ्रॉम 1100 के लेवल्स से ऊपर में 1550 के हाईज बनाए, ये पूरे के पूरी रैली का 50% रिट्रेसमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है, 61% रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है। नीचे में 1332 के आसपास एक लेवल बनता है विच इज 50% रिट्रेसमेंट। ये लेवल में मान के चल रहा हूँ कि ये एक टारगेट होगा, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मुझे लगता है 1330 1300 के आसपास रिलायंस विल बी अ स्क्रीमिंग बाय फॉर गुड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप मीडियम टर्म जो अगर आप देखें पोजिशनल साइड पर, वो भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हो जाते हैं 1330 के आसपास। सो आई एम बुलिश इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक है, मध्यम अवधि के लिए रिलायंस के शेयर पर बुलिश हैं सौमिल। अरविंदो फार्मा का शेयर भी फोकस में रहेगा। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ही है, और अगर आप पिछले महीने की बात करें करीब 5% ये शेयर टूटा है। अगर हम इस साल की बात करें लगभग 25% के आसपास से गिरावट आ चुकी है। और पहले हमने देखा था कि जेंटिवा की जो डील को लेकर जो खबरें आई, उसके बाद इसकी काफ़ी पिटाई हुई थी। और एक और नेगेटिव खबर ये आ रही है कि इनकी जो सब्सिडरी है एपिटोरिया फार्मा, उनकी यूनिट 1 को यूएस एफडीए से झटका लगा है और 5 आपत्तियां जारी की गई हैं। राजेश जी, आपका व्यू अरविंदो फार्मा, लगातार हम देख रहे हैं कि वीक होता रहा है शेयर, ये अब नेक्स्ट सपोर्ट आप कहां पर देख रहे हैं इसके लिए? जी अभिषेक जी, डेफिनेटली एक वीक काउंटर है, अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, और हमने देखा है कि कोई भी जो रीसेंट बाउंस है तो वो स्ट्रगल किया है अपने 50 ईएमए के आसपास। तो इस स्टॉक पे व्यू वही रहेगा कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में लाइटन अप कीजिए पोजीशंस। ऊपर में अगर आप देखें तो 1100 के आसपास लोअर टॉप बना है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। नीचे में अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट्स अगर आप देखें तो 950 टू 980 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबली स्टॉक जो है फर्दर वीक हो सकता है टुवर्ड्स 950 टू 980 के रेंज तक। जी बिल्कुल, औरोबिंदो फार्मा पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। साउथ बेस्ड प्लेयर्स की भी अगर बात करें तो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, 1% से 2% होने वाले हैं। सोमिल, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ये 3 जो है लार्ज प्लेयर्स हैं जिस पे हमारी नज़र और कवरेज है। आपको क्या लगता है कि इन स्टॉक्स में एक नीजक रिएक्शन देखने मिल सकता है? और अगर इन 3 स्टॉक्स की अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनली अगर बात करें तो कैसा व्यू लग रहा है? देखिए, रियलिटी स्टॉक्स तो बहुत बुरी तरह पिट ही रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे अब वापस आ रहे हैं, खास करके ये साउथ बेस्ड स्टॉक्स जो आज शायद और भी थोड़े गिर सकते हैं? सोमिल, आपसे शुरू करते हैं। प्रेस्टीज, ब्रिगेड, शोभा, इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ पर जैसे सुबह को मेरी एक सेल साइड पर एक रिकमेंडेशन थी ऑन डीएलएफ, तो मुझे रियल एस्टेट सेक्टर एनीवेज इस समय शॉर्ट लग रहा है, इस समय एक अच्छा सेल ऑफ लग रहा है इसमें। अगर हम सुबह और प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज ने एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ तोड़ा है, आज थोड़ा सा बाउंस बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रखे। मुझे लगता है कि जो पूरी रैली हमने देखी इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ये पूरी रैली का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, और इसका जो टारगेट रहेगा नीचे में प्रेस्टीज का, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नीचे में 1450 1470 के आसपास के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे इन प्रेस्टीज, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे। शोभा में अभी वेरी रिसेंटली 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में सेल साइड है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इस समय एंटर होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है, नीचे में 1340 के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बन सकते हैं। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें इस समय। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो डेफिनेटली रियल एस्टेट स्टॉक को आप अवॉइड करें। रियल एस्टेट सेगमेंट को आप अवॉइड करें, और अगर कहीं अपमूव आती है तो सेल ऑन राइज ज़रूर करें। कुछ खास ट्रिगर आ नहीं रहा है, और अभी 1 महीना बाकी भी अर्निंग्स का। किस तरह फेस्टिव सीजन पे मोड़ आता है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ये लार्जली अनाउंसमेंट्स 22 तारीख तक रहेंगे, क्योंकि याद रखिए इस महीने जो है श्राद्ध का भी एक सेगमेंट स्टार्ट होगा, तो वो जो है मेजॉरिटी ऑफ द डेट 7 से लेकर लगभग
21 तारीख तक ये दिन रहने वाला है, तो 22 तारीख के बाद सितंबर में कुछ शायद पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकती है, लेकिन कुछ खास ट्रिगर नहीं दिख रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का। इंफ्रा सेक्टर में जो है मेरी नज़र है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। शरद हियर। देखिए जीडीपी डेटा अच्छे आए, गवर्नमेंट की कैपेक्स के आंकड़े भी अच्छे दिख रहे हैं, बातचीत भी चल रही कि प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप होगा, तो ये कैपिटल गुड सेगमेंट, इंफ्रा सेगमेंट आप किस तरह आप देख रहे हैं, कैसे ये पैन आउट होगा? और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिगर्स भी आ रहे हैं। आपको भी प्रणाम और सुप्रभात हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आती हैं उससे थोड़े वंचित है, यानी दूर है। इतना बुरा नकारात्मक असर नहीं पड़ता इनके ऊपर। आपने कैपिटल गुड्स की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसके साथ में रक्षा क्षेत्र को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि रक्षा क्षेत्र भी मेरे ख्याल से जो बाहर से विदेशों से खबरें आती हैं उससे थोड़ा दूर है। तो और ऑर्डर बुक देखिए, जिस प्रकार से अब सरकार काम करेगी, ये जो परिस्थिति खड़ी हुई है अमेरिका को टैरिफ को लेकर के, तो शायद हमारा मानना है कि बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि अगर आपके विकास दर को आपको बना के रखना है और उसको और आगे लेके जाना है शरद, तो आपको निर्माण कार्य करना पड़ेगा, नए ढांचे खड़े करने पड़ेंगे, जो पुराने ढांचे उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो खरीदारी की राय है, एनसीसी लिमिटेड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, एलएनटी, फैला हुआ कारोबार है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें से एक है। रक्षा क्षेत्र में हमें कोचिन शिपयार्ड और बीईएल, ये दो कंपनी पसंद आती हैं। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में आप बात कर रहे थे तो सीमेंस जैसी कंपनियां हैं, केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं, एबीबी है, ये सब कंपनी आती है। एक अनिवार्य होगा छोटा डिस्क्लोजर देना कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में हम रखेंगे और रखी है, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। और कुछ क्षेत्र है जैसे टेलीकॉम में, अभी अभिषेक भाई बात कर रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो, मेरे ख्याल से ये घोषणा हुई करके है, इतना कोई नकारात्मक परिस्थिति हमें रिलायंस इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जियो टेलीकॉम कारोबार बैलेंस शीट के अंदर आता है रिलायंस इंडस्ट्री के। भारतीय एयरटेल और एक विकल्प है जहां पर आप निवेश कर सकते हो। तो अगर आप स्थानीय संकेतों को जोड़ करके क्षेत्र पर ध्यान देना चाहते हैं, तो बहुत सारे विकल्प है आपके पास। बिल्कुल, धन्यवाद गौरांग सर। आपने जो है इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट बताया, और या डिफेंस स्पेस पे भी जो है नज़र ज़रूर रखिए, अब अपार्ट फ्रॉम इंफ्रा और कैपिटल गुड्स। लेकिन चलिए गौरांग सर, आपके एक बार डिस्क्लोजर बता दें। तो डिस्क्लोजर यही थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में हमने रखी है, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो। ये बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अहम व्यूज़ आपने मार्केट्स और सेक्टर्स के बारे में बताया। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है अहम खबरें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जो आपको मार्केट रेडी रखेगा, वो सब हम लेके आएंगे आपके पास। तरफ सबसे पहले बजाज ऑटो के नंबर आते हुए दिखे। मोटरसाइकिल बिक्री की बात करें तो 2% बढ़कर 3.42 लाख यूनिट, करीब 3.5 लाख यूनिट। और अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो उसमें 5% की बढ़त है, 4.17 लाख यूनिट रही है। एक्सपोर्ट, जो कि एक बड़ा मार्केट है, स्पेशली अफ्रीका में, नाइजीरिया में बड़ा एक्सपोर्ट करती है बजाज ऑटो, तो 29% बढ़कर 1.85 लाख, 1,85,000 ये आंकड़े निकल के आए। तो प्राइमा फेसी आंकड़े ठीक दिख रहे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो के शेयर को, तो वहां पर हमने थोड़ी निराशा देखी है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद ये शेयर अब एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,657 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। और ये दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बाकी दो कंपनीज को देखेंगे इस स्पेस में, हीरो मोटो में अच्छी रफ्तार हमने देखी है, 4100 से 51-5200 रुपए के भाव वहां पर हो गए हैं, और टीवीएस मोटर में भी तेज चल रही है। बजाज ऑटो थोड़ा सा लगाड़ रहा है, लेकिन क्या ये आंकड़े सपोर्ट देंगे, देखते हैं। वैसे आप प्री ओपन के लेवल देखेंगे, वहां पर ज्यादा आपको एक्साइटमेंट बजाज ऑटो के शेयर में दिखेगी नहीं। 0.25% के आसपास के गेंस आपको नजर आएंगे। एक काम करते हैं, बजाज ऑटो पर एक व्यू ले लेते हैं फटाफट। राजेश जी, बजाज ऑटो स्ट्रक्चर वीक है,
अगर हम शेयर की बात करें साइडवेज ही रहा है। आप जरा बताइए कि क्या इसमें सलाह देंगे आप? जी अभिषेक जी डेफिनेटली एक मतलब लगा रहा है जो दूसरे काउंटर्स है टीवीएस और हीरो मोटो तो उसके कंपैरिजन में परफॉर्म नहीं किया बट काफी समय के बाद इसने अपने 200 डीएमए को क्रॉस किया है एंड उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है बट इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 8890 का या फिर आप 8900 कह सकते हैं। इसे क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक मेजर अपमूव देखने को मिल सकता है बट अभी फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। नीचे में अगर आप देखें तो 8300 के आसपास 200 डीएमए है जो अभी सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। तो नो ट्रेडिंग जोन में है बट 8900 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, नो ट्रेड जोन में है बजाज ऑटो। राजेश जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और अपने स्टॉक्स को लेकर व्यूज हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? जी अभिषेक जी जो स्टॉक्स डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आज हमें समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर राय शेयर करने के लिए। लेकिन एक और स्टॉक आज फोकस में रहेगा, वो है अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल पर एक इनक्रेड की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कवरेज शुरू की है और जो टारगेट दिया है वो ठीक ठाक है, 8,645 रुपये का टारगेट दिया है। तो यहाँ से करीब करीब 1,000 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं अपोलो हॉस्पिटल में। सोमिल भाई, अपोलो हॉस्पिटल वैसे हम देखेंगे हॉस्पिटल वाले जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, फोर्टिस हो या फिर मैक्स हो, अपोलो हो, सबने अच्छा परफॉर्म करके पैसे बना के दिए हैं, अगर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया होगा। ट्रेड करने की आप सलाह देंगे इस लेवल पर? क्या हो सकता है कि आज थोड़ा ऊपर खुले शेयर ये? डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन द वेरी शॉर्ट टर्म वी कैन सी सम सेलिंग प्रेशर, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन द शॉर्ट टर्म में भी एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली अपोलो हॉस्पिटल में अभी एक छोटा सा साइडवेज करेक्शन आई वुड से कि आ सकता है, टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। नीचे में 7,500 के आसपास के सपोर्ट है। प्रीवियस जो एक गैप छोड़ा था वो अराउंड 7,300 के आसपास है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिविजिट करना चाहिए आफ्टर सम टाइम, एक बेजिंग आउट पैटर्न बन जाए, एक सपोर्ट ले ले और एक पॉजिटिव मोमेंटम जब वापस आ जाता है उसके बाद एक रिविजिट करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो नीचे में अगर किसी को 7,500 7,300 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक पोजिशनल बाय लेने के लिए या एक लॉन्ग टर्म बेट लेने के लिए। लेकिन इस समय साइडवाइज करेक्शन में डेफिनेटली समझता हूँ कि एक आ सकता है और नीचे में थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली 40 डेली मूविंग एवरेज तक आ सकता है, विच इज 7,500। 7,500 रुपये तक आ सकता है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। 7,300 के पास मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर पिछले 5 दिन का आप ट्रेंड देखिए, स्टॉक ने थोड़ा थोड़ा करेक्शन दिखाया है। हमने देखा था कि 7,000 रुपये के आसपास सपोर्ट लेके ये शेयर चला, स्पाइक दिया और 7,800 से 7,900 के रेंज में थोड़ा समय बिताने के बाद पिछले 4 सत्र से गिरावट है। तो ये गिरावट थोड़ा सा और गहराने दीजिए, आपके लिए मौके अच्छे बनेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में 7,300 बाय का लेवल है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 7,000 रुपये का शेयर है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन आज के लिए वो कौन से 9 शेयर है जो आपके फोकस में होने चाहिए, आपके रडार पर होने चाहिए, ये भी समझ लेते हैं ताकि आपकी कंप्लीट प्लानिंग हो जाए कम से कम स्टॉक्स को लेकर। शरद के पास है 9 के नवरत्न की पूरी लिस्ट। शरद बताइए आज कहां पैसे बनेंगे, कहां फोकस करके चले? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है साउथ बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस को डबल कर दिया, 1% से बढ़ा के 2% कर दिया। इसमें सोबा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज है, सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो शेयर होल्डर्स ने 2 चीज़ अप्रूव की है। एक तो राजीव आनंद को MD CEO बनाएंगे बैंक के लिए अगले 3 साल के लिए, लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने प्रमोटर के जो 2 नॉमिनी बोर्ड मेंबर्स है उनके जो के नॉमिनी है बोर्ड में आने के लिए उसको जो है मना कर दिए हैं। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए ये ज़्यादा पॉजिटिव है।
अदानी पावर की बात करें तो लगभग 800 मेगावाट की सप्लाई आई है यहाँ पे थर्मल प्लांट से, और याद रखिए एक आर्बिट्रेशन अवार्ड भी जो है जीता गया है। वही BHEL की बात करें तो लाइसेंस्ड एग्रीमेंट DRDO के साथ साइन किया गया है, जहाँ पे ये जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होती है इस पे जो है काम की जाएगी। स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। टोरेंट पावर 22,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे 1600 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, तो स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। एक बड़ा एक्सपेंशन जो प्लान जो है टोरेंट पावर ने किया है, तो अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। NCC लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर स्टेट एजेंसी से इन्हें मिले हैं अगस्त में, खास करके वाटर डिवीजन में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। RBL बैंक की बात करें तो 350 करोड़ रुपए का जो है माफ़ करिएगा 3500 करोड़ रुपए का QIP प्लेसमेंट आया है, और 3000 करोड़ के डेट सिक्योरिटीज़ पे आया है, और ये RBL बैंक है, माफ़ करिएगा। उसके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 1000 करोड़ का MOU साइन किया है महाराष्ट्र में। और आखिर में अपोलो हॉस्पिटल से भी नज़र रखेंगे। इनक्रेड की इनिशिएट कवरेज रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस रखा है लगभग 8,645 रुपये का। तो ये हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको एक्शन देखने मिलेगा। लेकिन चले एक बार शिवांगी आपके पास चलते हैं। टोरेंट पावर पे मेरी नज़र है, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ फ्लो आई है, स्टॉक में बहुत अच्छा अपमूव जो है अभी जो देखने का एक्सपेक्टेशंस है। शिवांगी, आप टोरेंट पावर पे आपकी क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल, शिवांगी से अभी हम थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। सोमिल, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ टोरेंट पावर पे आपकी क्या राय रहेगी? टोरेंट पावर में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, वीकनेस है डेफिनेटली। बहुत समय से 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक अवॉइड की सजेशन है। इनफैक्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म वीकनेस है, तो मुझे लगता है कि नीचे में 1200 तक ये जा सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे अगर किसी को सेल करना है। इफ नॉट देन यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी। नीचे गिरावट मुझे लग रही है, अगर 1200 भी नीचे में टूटता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल वुड बी 1080। जी बिल्कुल, सोमिल, यहाँ पे देखें तो एस्कॉच क्यूबोटा के भी नतीजे आ रहे हैं, और नेट जो लग रहा है आंकड़े थोड़े से इनलाइन टाइप के लग रहे हैं। स्क्रीन पे एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें। अगस्त की कुल बिक्री लगभग 8,500 यूनिट की हुई है, और याद रखिए ये ऐसा जो मंथ था जहाँ पे बेनिफिट जो है आपको देखने मिल सकता था आपके ओवरऑल कह सकते हैं रूरल सेगमेंट पर। यहाँ पे नेट कुछ उतना रिएक्शन स्टॉक पे नहीं आ रहा, लेकिन एक बार एस्कॉच पे आपकी राय लेना चाहूँगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही। सोमिल, क्या चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं एस्कॉच क्यूबोटा का? आज ऑटो सेल्स डेटा भी सबके आने वाले कंपनीज के, पर एक एस्कॉच क्यूबोटा पे आपकी क्या राय रहेगी, बताएं। एस्कॉच में मैं बुलिश हूँ इन द शॉर्ट टर्म। इन द मीडियम टर्म आउटलुक थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 40 डेली मूविंग एवरेज जो फ्राइडे का लो था विच इज 3436, ये एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और एक जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 3380। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इन द शॉर्ट टर्म फॉर एस्कॉट्स। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आता है तो ऊपर में 3800 3820 के आसपास के लेवल्स बन सकते हैं। सो आई बी बुलिश, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 200 डेली मूविंग एवरेज एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा फॉर द स्टॉक। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। घरेलू बिक्री में 27% का उछाल है, और डेफिनेटली होता क्या है कि जो ये महीने होते हैं 3-4, मानसून के चलते थोड़ी ट्रैक्टर बिक्री अच्छी निकल के आती भी है। तो स्कॉट्स के नंबर आपके स्क्रीन पर हमारी टिकर टीम लगातार ये सारे के सारे आंकड़े आपको फ्लैश करके सबसे पहले देती रहेगी, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पर अपने एक्सपर्ट से व्यूज़ भी लें आपके लिए, ट्रेड के लिए और निवेश के लिहाज से भी। एक और शेयर जो आज फोकस में रहेगा वो है RBL बैंक का। फंड रेज को लेकर बैठक थी शुक्रवार को, और उसमें QIP के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हालांकि एक रेंज में ही शेयर को आप देखेंगे 250 से 260 रुपए की रेंज में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। RBL बैंक, क्या आपको लगता है कि कोई मूवमेंट इसमें बन सकता है तेजी का RBL बैंक में, या फिर अवॉइड कर दें शेयर को? एक सेकेंड जी, RBL बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है, बट RBL बैंक एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, रडार पे इसे रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है 270 के टारगेट्स के लिए और 255 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, 255 के सपोर्ट और 270 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं आरबीएल बैंक में। 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 10 रुपए ऊपर का टारगेट है आरबीएल के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक ये नया प्लांट लगाने जा रही है। ईएमएस वाली ये कंपनी है, एसी मैन्युफैक्चरिंग भी ये करती है। 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आज हम शेयर में देख रहे हैं कि 2-2.25% के आसपास के प्री ओपन में आपको ऊपर ये दिखाई देगा। हालांकि पिछले 3 सत्र में ये शेयर ये गिर रहा था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सौमिल जी, ऐसा लग रहा है कि जो पीछे जो नेगेटिव थोड़ी खबरें थी कंपनी के लिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या सलाह होगी आपकी शेयर को लेकर? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस समय एक डाउन ट्रेंड में है। 200 डेली मूविंग एवरेज या शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो बोले हम 20-40 डेली मूविंग एवरेज उसके नीचे चल रहा है, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। इस समय मेरी अवॉइड की सलाह होगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 तक नीचे में जा सकता है, लेकिन मेरी इसमें शॉर्ट करने की डेफिनेटली सलाह नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अप है, और जो रैली हमने पूरी देखी इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स उसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये एक बार रिट्रेसमेंट खत्म हो जाए अराउंड 450 के आसपास, वहां पर एक मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका बनेगा लॉन्ग टर्म में फिर से एंटर करने का इस स्टॉक में, लेकिन इस समय अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड की सलाह है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर। बाजार खुलने में 50 सेकंड के आसपास का समय रह गया है और देखिए संकेत जो है ना वो मतलब कतई पॉजिटिव नहीं है। हालांकि कोई ज़्यादा गैप के साथ खुलने के संकेत नहीं दे रहा था गिफ्ट निफ्टी। 40 अंकों की हल्की तेज़ी थी, लेकिन जो लेवल सेटल हुए हैं वो हुए हैं कितने? निफ्टी है करीब करीब 7 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें 2-3 अंकों, मतलब सपाट ही शुरुआत होगी बाजार की। और ये दिखा रहा है कि तमाम पॉजिटिव खबरों के बावजूद भी ना बाजार में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं बेयर की गिरफ्त में है। अनिश्चितता जो है वो बाजार को परेशान कर रही है, माहौल ख़राब है। और आज देखते हैं कि ये सपाट शुरुआत के बाद बाजार अपटिक दिखा पाता है या नहीं। लेकिन ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 19 अंक ऊपर सेंसेक्स प्री ओपन में। निफ्टी की बात में 6-7 अंकों की तेजी पर शुरुआत के संकेत हैं। एक भी शेयर ना तो 1% ऊपर है, ना तो एक भी शेयर 1% नीचे है। शुरुआत हो गई है और शुरुआत के बाद बाजार ने थोड़ा दम दिखाया है। निफ्टी 50 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों की तेजी, लेकिन जो गेंस है 0.25% के आसपास के। निफ्टी बैंक पिटा ज़्यादा है तो वहाँ पर थोड़ी सी रिलेटिवली थोड़ा एक्साइटमेंट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और निफ्टी की बात करें तो ये अब जो तेज़ी है 75 अंकों के आसपास की हो गई है। 0.3% दोनों के दोनों इंडेक्स ऊपर हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का आपको दिखाई देगा 80,000 के ऊपर आ गया है 200 अंकों की तेज़ी के साथ। अच्छी चीज़ ये है कि बाजार में गेंस थोड़े लिमिटेड तो हैं शुरुआत में, लेकिन ये देखिए कि निफ्टी में 50 में से जो 42 शेयर हैं मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि रिलायंस पर शुक्रवार के प्रेशर के बाद आज हम फिर से देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि उस दिन की गिरावट के बाद फिर वहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हों और खरीद रहे हों। आज फिर से आधे % नीचे है ये शेयर। थोड़ा समय बीतने देते हैं। इस बीच अगर आप देखेंगे जो शेयर बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आप देखिए टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। देखिए ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो बाजार उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेता है। उनके जो भी फैसले को अगर स्ट्राइक डाउन कहीं किया जाता है तो इन्फोसिस करीब 1.5-2% ऊपर है। टीसीएस की बात करें करीब 1% के आसपास की तेजी। विप्रो में भी तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड, बजाज ऑटो में नंबर्स के बाद थोड़ी बाइंग आ तो रही है। 1.25% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक में राजीव आहूजा बन गए हैं एमडी सीईओ 3 साल के लिए। 1% ऊपर ये शेयर है। इंश्योरेंस शेयरों में मोमेंटम कायम है। हीरो मोटो भी लगातार चल रहा है। आज आधे % के आसपास की तेजी आप हीरो मोटो के शेयर में देखेंगे 0.25% के आसपास की। बीएसई लगातार हम गिरावट देख रहे थे और 2100 रुपए के नीचे ये शेयर गिर गया था, लेकिन आज 0.3% के आसपास की तेजी बीएसई के शेयर में है। और वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर इनफैक्ट ये है। एनसीसी को ऑर्डर की जो खबर आई है करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की। एनसीसी 2% ऊपर आपको दिखाई देगा। सीजी पावर में करीब 0.2% के आसपास की तेजी है। पावर में एनएचपीसी भी आपको ऊपर दिखाई देगा। तो एनर्जी वाला जो बास्केट है स्पेशली पावर वाला, वहां पर आपको तेजी दिखाई देगी आज के सत्र में।
लेकिन रिलायंस के साथ साथ जियो फाइनेंशियल कमजोर है, टाटा कंज्यूमर में कमजोरी है, मारुति सुजुकी सपाट है, सन फार्मा एचयूएल में भी आज हम सपाट कारोबार होते हुए देख रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र के लिए अच्छा है। शुरुआत में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, अब देखते हैं कि क्या इसको टिका के रख पाता है या नहीं, क्योंकि 400 शेयर हैं कमजोरी वाले, तो उसके मुकाबले 1800 शेयर इस वक्त आपको तेजी वाले दिखाई देंगे। तो ये बाजार की पिक्चर है। शुरुआत ठीक हुई है, अच्छी हुई है, 0.25% के गेन से थोड़ी सधी हुई शुरुआत करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जीडीपी नंबर के बाद कोई ज़्यादा बाजार में एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। लगातार गिरा है, 3 दिन निफ्टी गिरा है, 5 दिन निफ्टी बैंक गिरा है, तो थोड़ी सी लोअर लेवल्स पर हल्के से हम देख रहे हैं कि ट्रेडर और निवेशक एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देंगे। आज देखते हैं कि जो सेक्टर्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं। आज अगर आप रियल एस्टेट और एफएमसीजी को छोड़ देंगे तो चौतरफा आपको खरीदारी का ही माहौल दिखाई देगा। निफ्टी आईटी, बीएसई पावर, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज अच्छी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आधे % के आसपास के गेंस पर कारोबार आपको होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी लगभग सेंचुरी लगा चुका है, 24,500 के ऊपर निकल गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 225 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। अगर हम कुछ बड़े मूवर्स की बात करें तो आज आप देखेंगे कि बड़ी जो तेजी है जायडस वेलनेस में है। टॉरेंट पावर को मध्य प्रदेश में बड़ा ऑर्डर मिला है 22,000 करोड़ का। टॉरेंट पावर करीब 3% ऊपर आपको दिखाई देगा। एस्कॉर्ट्स को वोटा के अच्छे नंबर आए, करीब 20-22% बिक्री इनकी बढ़ी है पिछले महीने यानी कि अगस्त में। 2.25% ऊपर ये शेयर है। हिंदुस्तान जिंक, चूंकि चांदी की प्राइसेस 14 साल के हाइस पर है, ये शेयर लगातार मजबूत है, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है। एनसीसी को ऑर्डर की खबर है, एनसीसी करीब 2% ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर 2% से ज्यादा की तेजी है। लेकिन कमजोर क्या है? स्टरलाइट टेक, अमेरिका में इनकी सब्सिडरी को यूएस कोर्ट से झटका लगा है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के वायोलेशन के मामले में, और ये शेयर टूट रहा है। हालांकि कंपनी ने सफाई दी थी कि उस सब्सिडरी से इनका लेना देना नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो आता है। ये 6% टूट गया है ये शेयर। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन, वर्धमान टेक्सटाइल, कुछ ऐसे शेयर हैं, रिलैक्सो फुटवेयर, जहां पर 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। तो आज गिरावट ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार निफ्टी बैंक की तस्वीर देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक शेयर ही है जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। वहां पर है आधे % के आसपास की कमजोरी। लेकिन पीएनबी 101 रुपए का भाव, आधे % तेजी। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आप आधे % से ज्यादा की मतलब खास कोई तेजी है। एसबीआई 805 रुपए का भाव है, थोड़ी सी तेजी वहां पर है। आधे % के गेन से एचडीएफसी बैंक में है, 957 रुपए के प्राइसेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वहां पर 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी है। कोई खास एक्साइटमेंट वाली चीज नजर नहीं आ रही है। ये थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज जरूर है। निफ्टी के गेंस 100 अंकों के हो गए हैं, 24,500 के ऊपर है। क्या ये तेजी और बढ़ेगी और आपको क्या ट्रेड लेना है, ये जरा अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और सीधे चलेंगे ओपनिंग ट्रेड के लिए। कुछ शानदार ट्रेड समझेंगे। चलिए, तो बिल्कुल बाजार की तेज़ी के साथ शुरुआत हुई ज़रूर है, लेकिन इस तेज़ी पर भरोसा कितना करना है बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछला हफ्ता हमने देखा था काफ़ी उतार चढ़ाव, और इस सुबह भी ऐसे कोई बड़े संकेत नहीं थे जो भारतीय बाजार को तेज़ी प्रदान कर जाएं। 0.5% स्पाइक अप इंडिया विक्स में 12 के लेवल्स के नीचे, यानी कि कंफर्ट लेवल के नीचे इस वक्त। तो कंफर्ट लेवल है, वहां से कोई कंसर्न नहीं है। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, तेजी अब पर 24,500 के पार इस वक्त। निफ्टी में तो हम शुरुआत देख ही चुके हैं 100 अंकों की मजबूती। हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी ने भी नए हफ्ते की शुरुआत की है। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप पर भी फोकस है, और सेंसेक्स आखिर 30 में से करीब 25 शेयरों में अब बढ़िया मजबूती नजर आ रही है। अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी। आज का खिलाड़ी स्टॉक आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और साथ साथ आज का फिसड्डी भी। ओपनिंग का खिलाड़ी हमारी लिस्ट में टोरेंट पावर 4% की तेजी के साथ 1274 के स्तर पर 1276 के लेवल्स पर टोरेंट पावर में इस वक्त कामकाज। इसे हमने हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में शामिल किया है। और ओपनिंग का फिसड्डी अब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी कि वो स्टॉक जो कि बिकवाली झेल रहा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 6% की गिरावट, ठीक ओपनिंग के खिलाड़ी से विपरीत मूव। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ओपनिंग का फिसड्डी 6.25% की गिरावट और ज्यादा गहराती हुई 107-108 के लेवल्स पर कामकाज। आइए हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि बाजार की इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं और इस तेजी पर कितना कॉन्फिडेंस है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बढ़िया तेजी, बेंचमार्क्स में भी अच्छा एक्शन, 24,500 के पार इस वक्त निफ्टी खड़ा है।
वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी खासी रिवाइवल ज़रूर देखने को मिल रही है। पिछले 6 दिनों के एक पूरे बेयर्स के कंट्रोल के बाद एक ब्रीदर तो ज़रूर नज़र आ रहा है, जब निफ्टी यहाँ पे 24,500 के ऊपर टिकते हुए नज़र आ रहा है। बट ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है कि ये आज के लो को रिस्पेक्ट करे, उसके ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आए और ऑफ कोर्स 24,000 650 तक के लेवल्स टच करने की पूरी हिम्मत रखें। तो ओवरऑल इंडेक्स में यही हमारी रणनीति रहेगी कि हम बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है निफ्टी के लिए, तो यहाँ पे कल मोमेंटम और एक्शन भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ कंजम्पशन काउंटर्स एफएमसीजी रिलेटेड स्पेस वो काफ़ी एक्शन में है, बट आज एक अच्छी रिवाइवल आईटी स्पेस में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे, जो कि पिछले 6 हफ्तों से कंसोलिडेट किया है, एक बैंड में ऑसिलेट किया है, पर आज एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट के साथ हम देख रहे हैं ये स्टॉक इमर्ज हो रहा है। और ये आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। 2 दिनों के मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस के बाद हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इमर्ज हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक कैंडल भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 17,500 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम इसको नजर रखें और 16,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए ईएमएस कैटेगरी के प्लेयर्स पर फोकस रेडार लगातार डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2.5% के गेंस, 17,102 के लेवल्स और खरीदारी के मौके यहाँ से भी बनते हुए 400 पॉइंट्स के अपटिक्स हैं, 17,500 के तक के लेवल्स यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर नजर आ सकते हैं। 16,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। सोमल, कैसे देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग को आप, और कहाँ पर आपका फोकस है बाजार की शुरुआत के साथ साथ? अगर आप मार्केट की बात करें, मार्केट में अच्छी शुरुआत है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अभी एक पॉजिटिव मूव दिया है। मुझे लगता है कि ये बाउंस रहेगा, जैसे हमने सुबह भी बात की कि एक बाउंस रहेगा और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 24,600 और 24,700 तक रहेगा। तो मार्केट यहाँ से और भी 150-200 पॉइंट जा सकता है ऊपर में। 40 आवरली मूविंग एवरेज जो है वो अराउंड 24,700 पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और इस बाउंस में अगर ट्रेडिंग पिक लेना है तो मुझे लगता है कि आईटी इज डूइंग वेरी गुड, ऑटो इज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड। तो ये दो पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। मेरे जो पिक्स रहेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द ट्रेडिंग साइड, वो पहला होगा कोफोर्ज में मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बना है और ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। अप ट्रेंड में चल रहा है इन द शॉर्ट टर्म, सो स्टॉप लॉस वुड बी 1720 और टारगेट होगा 1830। दिस इज अ शॉर्ट टर्म कॉल। और दूसरा मेरा स्टॉक होगा ऑटो में से बजाज ऑटो। इसे आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, इसे एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो बजाज ऑटो में एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो मुझे लगता है कि ऊपर टूटेगा, बड़ा वाला फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। स्टॉप लॉस रहेगा 8570 और टारगेट रहेगा 9100। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है बजाज ऑटो पे नज़र ज़रूर रहेगी, सोमल बता रहे हैं। शिवांगी, हम लोग थोड़ा देर पहले आपने बताया था ईएमएस पे से डिक्सन टेक में जो है आपका पिक आया है। एक बार केन्स पे भी नज़र डालें। देखिए चारों जो सेक्टर है ईएमएस के, जो 4 बड़े प्लेयर्स हैं, डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेज और केन। डायरेक्टर साहब, ये चारों स्टॉक्स को एक बार एक हॉटबॉट में बताएं तो हमें क्लैरिटी आएगा कि सारे ईएमएस स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ऑलरेडी शिवांगी ने डिक्सन टेक पे तो खरीदारी की राय ली थी। एक बार एम्बर एंटरप्राइजेज, केन्स और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये तीनों को लाइए। एम्बर, कैंप्स को नहीं हटाइए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेज और केन्स टेक, ये 3 स्टॉक्स को रखिए। इनमें भी जो है बाइंग जो है अच्छी दिखने मिल रही है। इन तीनों में आपको कुछ अच्छा लग रहा है शिवांगी? जी ऑफ कोर्स शरद, अगर हम इन सारी स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। प्राइस सर्च ऑफ कोर्स गेन्स में भी हमें देखना है कि डिलीवरी बेस्ड काफी एक एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है लास्ट वीक भी। और आज एक पिछले 9 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आ रहा है। तो केन्स रडार पे रहेगी। नेक्स्ट जो लेवल्स है केन्स के लिए, वो राउंड अबाउट 6500 तक के लिए बनते हुए दिख रही है तैयारी।
और 6200 के एक सपोर्ट को हम क्लोजली ट्रैक करें और आगे की तरफ ट्रेड करते रहें। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो कैन स्टैक पे भी जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑटो टू व्हीलर सेल्स और आप कहेंगे कि फार्म के इक्विपमेंट की सेल्स के अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। ईएमएस स्टॉक्स में जो है पूरी तरह बाइंग देखने मिल रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो चाइना धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस ईज कर रहा है और गवर्नमेंट के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, दोनों जो है आप देखें बहुत ट्विन बूस्टर दिए जा रहा है। एक बार सारे स्टॉक्स एक बार फिर से हम दिखाते हैं दर्शकों को, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि सब डेज हाई लेवल पे जो है ट्रैवल कर रहे हैं। डिक्सन टेक, कैंस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेज, ये चारों ही नाम ऊपर चढ़े हुए हैं और बाकी जो है स्मॉल कैप नेम्स में भी जो है बहुत अच्छी मोमेंटम चल रही है। तो ओवरऑल जो है चौतरफा खरीदारी देखने मिल रहा है। एक बार मेटल स्पेस पे भी राय लेना चाहूँगा और सोमिल, स्टील स्पेसिफिक जो है क्वेरीज भी आ रही है कि और एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो है मांग कर रहे हैं प्लेयर्स। अभी देखिए मेटल में भी जो है थोड़ी अपमूव वापस आ गई है। आपको कुछ फेरस नेम्स में कुछ अच्छा लग रहा है जहां पे अच्छी अपमूव और भी देखने मिल सकती है सोमिल? आई थिंक अगर मेटल स्पेस की बात करें, टाटा स्टील, सेल, इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील, इस पे मेरी नजर रहती है। टाटा स्टील में एक कंसोलिडेशन बन रहा है अराउंड 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मुझे इस समय अगर जाना है किसी स्टॉक के साथ, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। जिंदाल स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी अच्छे सेटअप्स है, लेकिन इस समय बेस्ट पिक प्रॉब्ली वुड बी टाटा स्टील, बिकॉज टाटा स्टील में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, फ्लैट कंसोलिडेशन चल रहा है और वो कंसोलिडेशन 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी पोजिशनल साइड पे ट्रेड ली जा सकती है फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। यहाँ पर जो दो सपोर्ट मेंशन करूंगा, 152 पे और दूसरा और एक सपोर्ट है 148 पर। ये दो स्विंग लोज हैं और इसे ध्यान में रख के एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एट 152। पोजिशनल साइड पे अगर हम टारगेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होगा 165 और 170 के आसपास। सो ये टारगेट को ध्यान में रखे आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड लग सकते फॉर अ पोजिशनल साइड। टाटा स्टील के लिए 148 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 165 और 170 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील में एक मजबूत काउंटर ये निश्चित तौर पर है। इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी वही 100 अंकों की गेंद से, लेकिन निफ्टी बैंक ने थोड़ी लीड ली है हल्की सी निफ्टी के मुकाबले, और जो तेजी है 350 अंकों की है। हालांकि अभी भी जो लेवल्स हैं वो 54,000 के नीचे के हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हमने एक स्ट्रेट फॉल देखी है। धीरे धीरे जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है हल्की सी बढ़ी है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे करीब 650 शेयर कमजोर हैं और 1800 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अभी भी जो रेशो है एडवांस का और डिक्लाइन का 3:1 का है। साफ तौर पर ये बाजार में दिखा रहा है कि नहीं, ये मजबूती तो है। सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर कमजोर है तो वो है जियो फाइनेंशियल। वहां पर भी जो कमजोरी है 0.25% के आसपास की है। लेकिन आईटी ने आज बढ़िया सपोर्ट करने काम किया है। आज आप मिड कैप देखें या फिर जो बड़े स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे, ये तमाम शेयर आपको मजबूत दिखाई देंगे। इन्फोसिस 2% ऊपर है, टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर है। निफ्टी के अगर आप टॉप 6 अगर आप शेयर देखेंगे तेजी वाले, तो उसमें से 4 आईटी के हैं, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। और इसके चलते हैं जो निफ्टी के जो गेन्स है 100 अंकों के और थोड़े से बढ़ रहे हैं, करीब 110 अंकों के आसपास की मजबूती हमें दिखाई दे रही है। शिवांगी, आईटी में आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है जहां पर आपको लगता हो कि मजबूती टिकाऊ होगी? कौन सा शेयर आपको अच्छा लग रहा है? बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है और पिछले इनफैक्ट 3 हफ्तों से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ग्रेजुअल बाइंग शुरुआत हो चुकी थी और सपोर्ट हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा कोफोर्ज। नजर यहाँ पे रहेगी जो अपने 50 डेमा के ऊपर अब होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। और लगातार हमने देखा है कि यहाँ पे पिछले 6 दिनों से अबव एवरेज वॉल्यूम्स भी रहे हैं और आरएसआई भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे कोफोर्ज पे नजर रहेगी मेरी।
नेक्स्ट यहाँ पे जो टारगेट्स है वो 1800 इमीडिएटली और फिर 1850 तक के लेवल्स थोड़े पोजिशनली हम यहाँ पे नजर रख सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे 1730 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट जो है संबोधन हो रहा है, पीएम मोदी कर रहे हैं चाइना में। एक बार वहां चलते हैं, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वहां पे। सुरक्षित नहीं समझ सकता, इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट bypasses sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन
यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए, सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। देना इसमें पीएम मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे और पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, एससीओ वो मंच है जिसके सदस्य दोनों के दोनों देश भारत और पाकिस्तान, ये 2017 से इसके पार्ट हैं और इस मंच का इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बार बार किया है और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए भी एससीओ के प्लेटफॉर्म का भारत इस्तेमाल करता रहा है और पीएम मोदी ने, अब देखिए आगे क्या बातचीत होती है, ट्रेड को लेकर क्या बातचीत होती है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक को लेकर क्या सहमति बनती है, क्या अपडेट्स आते हैं, इस पर हमारी नज़र रहने वाली है। जो एससीओ का जो डिक्लेरेशन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस समिट के कंक्लूड होने के पश्चात। लेकिन एक और अहम बैठक होने वाली है पीएम मोदी की 10 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक होगी और देखते हैं कि उनके बीच में क्या बातचीत होती है और उस बैठक पर भी पूरी दुनिया की नज़र होगी। ट्रंप भी उस बैठक को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। लेकिन बाजार में आज थोड़ा उत्साह तो है, हालांकि जो गेंस हैं निफ्टी के आधे % के आसपास के हैं, लेकिन 115 अंकों के 110 अंकों के आसपास की तेजी है। 24,500 के ऊपर टिकने की कोशिश निफ्टी कर रहा है और आज के गेंस के पीछे जो बड़ी वजह है कि आईटी शेयर बाजार को अच्छे से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। 50 में से 42 शेयरों में आज आप मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे और हम देख रहे हैं कि ईएमएस वाले शेयर, सेलेक्टिव इंफ्रा वाले शेयर, पावर स्टॉक्स, वहां पर मजबूती का माहौल आपको दिखाई देगा और मेटल में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में सेलेक्टिव बाइंग आपको होती हुई नजर आएगी। ये ईएमएस शेयरों में आप देखिए तेजी बढ़ गई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास करीब 3.5% नीचे, केन्स टेक में 3.5% की तेजी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सपर्ट से व्यू लिया भी था और ये अच्छी रफ्तार पर ये शेयर चल रहे हैं। लेकिन कुछ और शेयर के बारे में व्यू लेते हैं। स्टरलाइट टेक में गिरावट बढ़ गई है, 106 रुपए के आसपास गिर के आ गया है। 7% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं। एक व्यू इस पर लेते हैं। शिवांगी, स्टरलाइट टेक आप क्या ट्रैक करती हैं शेयर को? बहुत तेज रफ्तार से शेयर दौड़ा था, 50 से 100 हुआ, उसके बाद और भी ऊपर गया, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज अमेरिका में और ये शेयर टूट रहा है। किसी के पास मान लीजिए अगर पोजीशन हो तो आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अच्छा, ठीक है, शिवांगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरव भाई हमारे साथ हैं, गौरव बिस्सा। गौरव जी, पहले तो आपको आपका बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। जरा स्टरलाइट टेक पर आप व्यू दीजिए, क्या आप इसको ट्रैक करते हैं शेयर को? गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रैक करता हूँ इसमें। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक काफ़ी वीक पैटर्न बनते आ रहा है। ये
पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी एक वीक कैंडल्स बना रहा है, वॉल्यूम के बेस पे स्टॉक जो है वो गिर रहा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक 12-13% का डाउनफॉल हमको देखने मिला, और आज पहले दिन हमने इसमें 7-7.5% की डाउन साइड देखी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उसका जो सपोर्ट्स है वो तकरीबन आपको देखने मिलेंगे, आएंगे 93-94 के अंदर। तो ये स्टॉक जो है यहाँ से और थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, और मल्टीपल सपोर्ट्स इसके 94-95 के आसपास में आ रहे हैं। तो वहाँ पे मैं भी रिव्यू करूंगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री में अवॉइड करूंगा। अगर किसी के पास अगर शेयर लिया हुआ है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर अगर आपने ऊपर के भाव में लिया तो एक बार एग्जिट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो उतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लग नहीं रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे प्रेशर आपको और देखने मिल सकता है। अवॉइड की रणनीति है स्टेरलाइट टेक के तरफ से, स्टॉक और भी गिरे जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो यूएस के जो बाहर के कोर्ट्स हैं उनको $95 मिलियन का जो है पे आउट दे सकते हैं, और ये हमने जो है आपको पहले बता भी दिया था। लेकिन ब्रॉडर इंडिसेस में गौरव बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस दोनों को डायरेक्टर साहब फायर करें तो यहाँ पे भी अप मूव रहेगा। ऑफकोर्स इंडिसेस में तो एक्शन देखने मिल रहा है बेंचमार्क का, लेकिन एक्शन देखिए मिड कैप में 1% ऊपर हो गया है और लगभग 600 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। आईटी ऑफ द पैक बात करें, सबसे बेहतरीन अप मूव दिखाने मिल रहा है। और याद रखिए हमने जो था ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले आपको बता दिया था कि नास्डाक और आईटी का डाइवर्जेंस तो चल ही रहा है, लेकिन वो रिवर्स हो सकता है। फेड सिग्नल कर रहे हैं, रेट कट आ सकता है, क्लाइंट बजट्स एक्सपेक्टेशन से बढ़ सकती है, और 5 साल के एवैल्यूएशन के एवरेज के जो है नीचे जो है आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देखने मिल रहा है। गौरव, 2 क्वेश्चन रहेगा। एक रहेगा लार्ज कैप आईटी में आपको कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक, और दूसरा रहेगा कि मिड कैप आईटी में आपका क्या फेवरेट पिक रहेगा। दोनों बताएं आईटी स्पेस पे, आज आईटी फ्लेवर भी है। ठीक है, आईटी अगर आप देखेंगे तो एक अनयूजुअली कहूँगा मैं, जनरली आपको जो सपोर्ट्स मिलते हैं कंसेशन बेस पे, वो इधर बैंक निफ्टी से आपको देखने मिलते हैं या कभी कभार दूसरे हैवीवेट से देखने मिलते हैं। आईटी ऐसे माहौल में जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क ऐसे उठ रहे हैं ओवरऑल फंक्शन में, और जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कट्स आ रहे हैं, जॉब कट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक बेस बनते हुए देखने मिल रहा है आईटी स्पेस के अंदर। यहाँ पे अगर मुझे चुनना हो लार्ज कैप के अंदर, तो लार्ज कैप में अगर मैं कहूँ तो मुझे टीसीएस अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो एक अच्छा डाइवर्जेंस हमको देखने मिला है, और एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक जो है वो बार बार उभरते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करता है 2950 से आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर में अगर देखा जाए तो 3350 3400 तक के लिए आप टीसीएस को एक बार बाय कर सकते हैं। ये होगी बात लार्ज कैप स्पेस की। अगर मैं मीडियम टर्म स्पेस की बात, मिड कैप स्पेस की अगर बात करूँ तो 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखना है तो कोफोर्ज रहेगा, जैसे कुछ देर पहले शिवांगी जी बात करी थी। इसमें एक ब्रेकआउट के आसार नज़र आ रहे हैं। फुल्ली ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एक बार आप बाय कर सकते हैं 1725 के स्टॉप लॉस से 3-4% टारगेट के लिए। लेकिन जो मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है और काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म रहा है वो है परसिस्टेंट, जहाँ पे मैं राइट अवे एक 2 या 3 दिन का ट्रेड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि मुझे 3-4 महीने के लिए अगर ट्रेड होना चाहिए तो एक अच्छे खासे राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। हम बात करें 3 साल के राइजिंग चैनल पैटर्न, चैनल सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। ऐसा डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम बेस्ड प्ले आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-6 महीने के लिए, और एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो परसिस्टेंट जो है वो 6 महीने के लिए होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखना है तो कोफोर्ज को देखा जा सकता है। बारे में भी बात कर रहा था, तो यहाँ पे भी जो है एनालिस्ट कम्युनिटी भी जो है बुलिश नज़रिया ज़रूर दे रहे हैं। एक बार टारगेट प्राइस बता दे गौरव कोफोर्ज का। कोफोर्ज का अभी चल रहा है 1745, 1800 तक के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। स्टॉक देखे डेज हाई लेवल पे है, 2% ऊपर है। गौरव, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? देखिए, फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होगा वो हिंदुस्तान जिंक, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमको वीकली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है, और एक छोटा 3 साल का 2-3 साल का राइजिंग चैनल सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है। सिल्वर एज सच हैज बीन डूइंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। डेली चार्ट्स पे आरएसआई भी इसके सपोर्टिव फैक्टर में आ रहा है। वॉल्यूम बेस पे एक गिरा नहीं था, 1-2 कैंडल्स ने स्ट्रांग बनाई थी, उसके बाद में एक अच्छा सस्टेन मूव दिखा रहा है। तो 460 के लिए हिंदुस्तान जिंक ले सकते हैं, 410 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है जेएम फाइनेंशियल, जहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं ऑन बैक ऑफ वॉल्यूम्स।
एक मोमेंटम देखने मिला, 200 के आसपास स्टॉक गया था, एक फिर रिटेस्ट किया है ब्रेकआउट को, फिर ऊपर जा रहा है। तो 170 के स्टॉप लॉस से आप जेएम फाइनेंशियल बाय कर सकते हैं, 195 इसमें टारगेट होगा। फाइनेंशियल में बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से फर्दर डेवलप होता हुआ स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सेशन से मजबूती की चाल लगातार स्टॉक में 2% के गेंस 181 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से आगे और तेजी के आसार 195 के स्तर तो नजर आ ही सकते हैं। 2% की बढ़त के साथ 181 पर 181 पर स्टॉक में फिलहाल कामकाज। इमीडिएट टारगेट 195 के, उसके बाद फिर से एक बार रिविजिट करेंगे 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। गौरव बिस्सा की तरफ से जेएम फाइनेंशियल पर एक टेक। लेकिन एक रिसर्च अब आपको बताते हैं और ये रिसर्च है ईएमएस कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखें एक एक करके सारे स्टॉक आपके स्क्रीन पर पुल अप करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, काइंस टेक्नोलॉजीज, ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4% तक के मूव्स इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। वैल्यूएशंस इनके महंगे होते हैं लेकिन न्यूज़ फ्लोज के चलते काफ़ी अच्छा एक्शन भी नज़र आता है। जब एक्शन नज़र आता है तो बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिलती है। सो कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस वक्त ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स को ये एक्शन दे जा रही हैं, एक बार शरद से समझते हैं। शरद, ईएमएस शेयरों में आज तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल मानसी, बात करें तो ईएमएस स्टॉक्स में जो है दो अहम बात सामने आ रही है। एक तो चाइना के साथ हमारा रिलेशन इंप्रूव हो रहा है और ईएमएस में बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं हमको इंडियन प्लेयर्स लेते हैं, चाइना से आता है और असेंबलिंग ज़्यादा होता है यहाँ पे ईएमएस प्लेयर्स का। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्शन यहीं होते, प्रोडक्शन चाइना में लार्जली होता है 80-90%, इंडिया में असेंबलिंग होता है, उसके बाद वाइट लेबलिंग करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के लिए। भारत और चाइना का जिस तरह रिलेशन बढ़ रहा है उसमें जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और थोड़े दिन पहले रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जो इक्विटी ओनरशिप है चाइना के कुछ कंपनीज को, यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं छूट मिल सकती है, रिस्ट्रिक्शंस जो है ईज़ हो सकते हैं चाइनीज़ ओनरशिप पे, खास करके ईएमएस सेगमेंट को लेके, सीसीटीवीज़ को लेके भी जो देखा था कुछ कंपनीज आईपीओ भी लेके आए थे। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनीज जो है अपने एमओयू साइन करने लगे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने किया 1000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। एक छोटी सी कंपनी ओपीएस इंफ्रा, उसमें हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव गए और उन्होंने जो है टेम्पर ग्लास का जो है बड़ा सा प्लांट का जो है उद्घाटन भी किया रिसेंटली। बहुत जो है मोमेंटम जो है देखने मिल रही है आपके डोमेस्टिक ओपनिंग और टाइप्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। इसके अलावा सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो टाइप्स थी जो लास्ट वीक जापान के साथ हुई थी, उसमें भी जो है कंपनीज को बेनिफिट आ रहा है। और याद रखिए कल से सेमीकॉन भी शुरू हो रहा है, सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स और पूरा इकोसिस्टम अगले 3 दिन दिल्ली में रहने वाला है। तो वहाँ से भी मेजर अनाउंसमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमने बात भी की डीलर से तो पता चला कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। तो ये जो है 5-6 पॉइंट्स है जिसके कारण जो है आज देख रहे हैं ईएमएस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब सारे स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन में फायर करें, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों यहाँ पे अप मूव आ रहा है। केन्स 3% से ऊपर ज़्यादा है, एम्बर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक भी 2 से 3% आज ऊपर है। तो ये अहम स्टोरी है ईएमएस स्टॉक्स का, जहाँ पे आज के हमको अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली, ढेर सारे पॉजिटिव्स और ये पॉजिटिव्स के दम पर ईएमएस शेयरों में आज बढ़िया तेजी वाला एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। वैसे तो शिवांगी से एक टेक हमने ईएमएस स्टॉक्स पर उनका जाना था, लेकिन गौरव आपसे भी एक बार समझना चाहेंगे। देखिए इस वक्त ये सारे स्टॉक्स जो हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, काइंस टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी महंगा 17,000 का लेवल है, लेकिन इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर और काइंस में भी मजबूती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस आई एम श्योर ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स में भी लोगों की होती होगी और इस वक्त ढेर सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स इनके हक में हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी, और नई पोजीशन बनाने का अगर मन बना रहे हैं तो क्या यहाँ से काफ़ी चल चुके हैं या आप भी एंट्री अपॉर्चुनिटी है? देखिए एक सिलेक्टिव मूवमेंट हमको देखने मिला है यहाँ पे। अगर आप बात की जाए जैसे केन्स की, तो केन्स में एक मोमेंटम जो है रेस्ट्रिक्टेड रहा है, ज़्यादा अवसर हमको देखने नहीं मिली। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मई 2025 से ज़्यादा करके टाइम करेक्शन देखने मिला है। अब किसी ने निचले स्तरों पे 5,200 पे अगर बाय किया है अगस्त के चलते और वहाँ पे आ रहा है मोमेंटम, वो अलग बात है, इट इज़ स्पेसिफिक टू वन टाइम पीरियड। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक टाइम करेक्शन देखने मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर आपने जैसे नाम लिए हैं केन्स, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नहीं, ब्रेकआउट के एकदम कगार पे है ये,
बट एक मूवमेंट अगर इसको आप बाय करते हैं 6370 6375 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉक जो है वो एक बार 6600 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, और आप 6270 के 100 रुपये का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। तो कंडीशनल बाय केन्स पे होगा। डिक्सन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लुक्रेटिव चार्ट इसमें लगा है, ब्रेकआउट्स भी ऑलमोस्ट कगार पे है ये। लेकिन जैसे आपने कहा कि रिटेल निवेशक जो है वो इतने बड़े प्राइस वाले स्टॉक को जनरली अवॉइड करते हैं, तो बट मैं ये कहूँगा कि किसी के पास है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक शेयर जो आपने चर्चा में नहीं आया वो है सिरमा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें ब्रेकआउट्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। एक स्विंग हाई ब्रेकआउट बनने को है, अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखेंगे तो एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द ईएमएस स्पेस रहा है, और एक ब्रेकआउट में रिटेस्ट करके स्टॉक ऊपर गया है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैं सिरमा के लिए कहूँगा, और अगर किसी को इमीडिएट टर्म के लिए देखना है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप डिक्सन देख लीजिए या फिर केन्स देख लीजिए। सिरमा, ये स्टॉक को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। ये इस कैटेगरी में ही है और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी है। इस स्टॉक पर भी नज़र आपकी होनी ज़रूर चाहिए। अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और स्टॉक है जो कि ऑर्डर विन के दम पर आज एक्शन दिखा रहा है। एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल अप करेंगे। कंपनी को 788 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आए दिन ऑर्डर विन के चलते ये कंपनी जो है फोकस रेडार पर रहती है। और गौरव, आपसे ही एक टेक जानना चाहेंगे, इस वक्त पे अगर आप देखें एब्सोल्युटली न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में इस वक्त नज़र आ रहा है। 3-3.5% तक की तेज़ी यहाँ पर आज के सत्र में। अगस्त के ही महीने में कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं वर्थ 788 करोड़। टेक्निकली क्या चार्ट्स पर भी यहाँ से फर्दर अपसाइड नज़र आती है? देखिए, आज का जो मोमेंटम अगर आप कह रहे हैं वो आप उसको एस्क्राइब कर सकते हैं जो न्यूज़ फ्लो देखने मिला है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर कहूँ तो यहाँ पे लुक्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, ये माहौल इंडेक्स लेवल पे या मिड कैप लेवल्स पे या स्टॉक लेवल पे देखेंगे तो हमने देखा है कि काफ़ी अग्रेसिव बाय का नहीं है। तो आप क्या बाय कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा है तो आपके लिए एक बेट लेना काफ़ी लुक्रेटिव होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं देख पा रहा हूँ मार्च 2025 से अगेन स्टॉक जो है काफ़ी प्रोलॉन्ग फेज ऑफ टाइम करेक्शन में रहा है, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा है बट स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। इसी दौरान अगर आप वॉल्यूम्स पे देखेंगे तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही वॉल्यूम्स रहे हैं। एक दो स्पर्ट्स हमको देखने मिले हैं जो इसके ऊपर आए होंगे, बट ये अपने एवरेज वॉल्यूम से भी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का भी कोई असर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे बाइंग के अभाव में या फिर एक मोमेंटम के अभाव में आप एंटिसिपेट करें बाय करना, मेरे सबसे सही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल स्किप करने की राय दूंगा। यहाँ पे देखें तो मूव तो ज़रूर दिखने मिल रहा है, लेकिन अभी के लिए एनसीसी पे अवॉइड करें। सेक्टर है आईटी का, टॉप सेक्टरल गेनर है, और हमने 2 हफ्ते पहले आपको बता भी दिया था कि एक डाइवर्जेंस आ रहा है आईटी और नैस्डैक में, और क्या आईटी वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं। आज देखिए शायद अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रही है आईटी शेयरों में, जो खरीदारी मिड कैप लार्ज कैप दोनों में देखने मिल रही है। मानसी, क्या अहम रीजंस हो सकते हैं आज आईटी स्पेस में जो है इतनी अच्छी अप मूव देखने का? बहुत एक अच्छा वेलकम चेंज देखने मिल रहा है। दैट्स राइट। और आईटी सेक्टर जब नतीजों की शुरुआत हुई थी लगा था कि आईटी सेक्टर ने बिल्कुल बैक सीट पकड़ी है, लेकिन उसके ठीक बाद आईटी सेक्टर ने कम बैक भी किया है। और अब यहाँ से जो ट्रिगर्स है, फर्दर ट्रिगर्स भी शरद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आईटी लार्जर प्लेयर्स हो चाहे छोटी मझोली कंपनियां और स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। लेकिन अगर पॉजिटिव ट्रिगर्स और इनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा इसकी बात करें, सबसे पहले तो फेड एक सिग्नल दे रहा है रेट कट का सितंबर में। आईटी सेक्टर में काफ़ी हद तक ही कनेक्टिंग सेक्टर है। ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ होता है उसका भी असर हम आईटी सेक्टर में ओवरऑल देखते हैं। सो फेड सिग्नल जो है रेट कट को लेकर, इसका असर कितना पड़ता है इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा क्लाइंट बजट्स में इंक्रीज जो है वो आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं, बिकॉज बिजनेस एक्सपेंशन के लिहाज से अगर आप देखें कंपनीज काफ़ी कुछ इस वक्त कर रही है, और जो प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज है उसके चलते क्लाइंट बजट अगर बिजनेस बढ़ता है तो आते हुए उसमें एक इंक्रीज बढ़त देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है और आगे भी शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसके चलते आईटी सेक्टर फोकस में है। वैल्यूएशन 5 साल के एवरेज लेवल्स पर फिलहाल नजर आ रहा है, और एआई एक्विजिशन जो है वो लगातार अनाउंस होते हुए दिख रहे हैं। डिजिटल फ्रंट पर डिजिटल
कह सकते हैं कि क्रांति जैसी हमने देखी है आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और एआई का आना एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चेंज, और वहाँ पर लगातार बढ़त और लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बुलिश अगर देखें, एनालिस्ट लगातार बुलिश हैं लार्जर आईटी प्लेस को लेकर और छोटी मझौली आईटी कंपनी पर भी। गौरव, क्विकली आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, आज के सत्र में भी आईटी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, एक गिरावट का दौर देखने के बाद वापस एक कमबैक है आईटी में, लार्जर आईटी विज़ मिड कैप आईटी, आपकी नज़र कहाँ पर है? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे। अगर किसी का नज़रिया शॉर्ट टर्म का, तो हमेशा से अगर आप देखेंगे ओवरऑल बीइंग हाई बीटा मिड कैप आईटी ने हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने चर्चा की थी, कोफोर्ज की काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर किसी को देखना है परसिस्टेंट, तो वो अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आपका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो मिड कैप आईटी विल ऑलवेज डू बेटर। अगर किसी का अगर लॉन्ग टर्म का नजर है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप टीसीएस का शेयर देख लीजिए, आप इन्फी का शेयर देख लीजिए। काफ़ी मल्टी ईयर ब्रेकआउट रिटेस्ट हमको देखने मिल रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म फेज में आईटी में सिग्नल्स काफ़ी रेयर, काफ़ी इजीली नहीं मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सिंपल बाइफरकेशन है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करने के लिए व्यू है, तो आप कोफोर्ज, परसिस्टेंट में भी एम्फेसिस टू सम एक्सटेंट आप इन पे फोकस कीजिए। किसी को अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है और उसको आईटी के अंदर एक पार्टिसिपेशन भी चाहिए, तो इन्फीटीसीएस भी अच्छे मौके दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाजार में अच्छी तेजी है और तेजी का मोमेंटम जारी है। ऐसे में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे 10 का बाजार, कमोडिटी मार्केट का अपडेट और मार्केट के महारथी लेकर वापस जुड़ेंगे। आप बने रहिए।